हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के डिजिटल टेस्ट सीरीज़ के अंदर। आज हम करने वाले हैं टेस्ट नंबर 3, जो कि होने वाला है करंट अफेयर से। हमने पहले ही एक शेड्यूल बनाया था कि हम डे बाय डे एक एक चैप्टर जो होगा स्टडी टारगेट्स मैं आप लोगों को दूंगी, आप वो पढ़ेंगे। एक एक किताब से हम सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, यानी आपने चैप्टर्स पढ़े, फिर उसमें से 15-15 सवाल जो होंगे टेस्ट में मैं रोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। हाँ, 1-2 दिन बीच में मिस हो गया क्योंकि आप लोगों के चैप्टर भी छोटे छोटे थे। मैंने एक चैप्टर को आपको 2-2 दिन रिवीजन करने के लिए भी दिया क्योंकि कुछ चैप्टर में डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी था। फ़िलहाल से आगे से हम टेस्ट सीरीज़ जो होगी उसको डेली कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। खैर, आज जो है वो संडे का दिन है, तो आज हमारा करंट अफेयर का दिन है। न्यूज़पेपर मैंने आप लोगों को 6 के 6 दिन जो है वो पढ़ाया है। तो न्यूज़पेपर के अंदर हमने जो न्यूज़ पढ़ी है, एक क्वेश्चन तो हम डेली वैसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं न्यूज़ से, और जो अदर यहाँ पर न्यूज़ हमने अभी तक पढ़ी हैं, समझी हैं, बहुत स्टैटिक के साथ में रिलेट करके, मैपिंग का इस्तेमाल करके, हर तरीके से हमने करंट अफेयर को करने की कोशिश की है। तो उसी से आज मैं आप लोगों का टेस्ट देने वाली हूँ। कितने ध्यान से आप लोगों ने न्यूज़ सुनी है, चलिए देखते हैं। खैर, फ़िलहाल सबसे पहले अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको जो ये पीपीटी दिखाई दे रही है, अगर इसका पीडीएफ वर्जन चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको ये वीडियो मिलते ही साथ ही में आपको यहाँ पर ये जो पीडीएफ होता है वो भी मिल जाएगा। आप चाहे तो अपने फ़ोन में भी उसको खोल सकते हैं साथ में, या फिर लैपटॉप वगैरह के ऊपर खोल सकते हैं। दैट्स अप टू यू। तो उसके लिए आपको @UPSC Sprinter 21 जो हैंडल है टेलीग्राम के ऊपर, या तो ये डाल के सर्च करना पड़ेगा, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो मिल जाएगा। खैर, फ़िलहाल शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल के साथ, जो कि है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। आपको ठीक स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है पार्लियामेंट में ओथ्स हुई हैं, इलेक्शन हुआ है। मैंने पूरा आप लोगों को इवन प्रोसेस भी बताया है कि कब कैसे क्या होता है। इलेक्शन के बाद में पहला जो सेशन होता है उसमें क्या होता है, मोशन ऑफ थैंक्स क्या है, ओथ कैसे ली जाती है, कैबिनेट क्या है, मिनिस्टर क्या है, गवर्नमेंट कैसे बनती है। उसके बाद हम आगे बढ़े और न्यूज़पेपर की मदद से हमने स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, इन सब को काफ़ी डिटेल में समझा था, राइट। तो आज चलिए ज़रा इसका टेस्ट दीजिए। पहला क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट कहती है द पार्लियामेंट्री ऑथ इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आपको बताना है। MPs कैन टेक द ओथ इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो जो हमारे 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस को स्पेसिफाई किया गया है, उनमें से किसी भी भाषा के अंदर अपनी जो ओथ है, अपनी जो शपथ है, उसको ले सकते हैं। MPs who are in jail can take the oath in parliament provided they receive परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। अगर उनको कोर्ट से परमिशन मिल जाती है तो वो पार्लियामेंट के अंदर आकर, अगर जेल में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो क्या कर सकता है, अपनी शपथ को ले सकता है। फिलहाल आप लोगों के पास में 2 से 3 सेकंड का टाइम है, तब तक आप लोग अपना जो आंसर है या तो उसको याद कर लीजिए या फिर उसको लिख लीजिए कि क्या आप लोगों ने चूज़ किया है। बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट आपको बताना है। यूपीएससी का पैटर्न आजकल यही है कि इसी तरीके से सवाल पूछता है ताकि जो एलिमिनेशन की ट्रिक्स थी, टेक्निक्स थी, उनका इस्तेमाल कम हो और जिनके पास रियल नॉलेज है उन्हीं की जो सिलेक्शन है वो हो सके। खैर, आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे हो जाता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये सबसे बहुत इजी सा ये सवाल मैं आप लोगों के लिए बना कर लाई हूँ, क्योंकि पहली ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत में है यहाँ पर, क्योंकि सेकंड की जगह पर 3rd शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर यहाँ पर जो ओथ होती है वो ली जाती है। अब इसकी एक ट्रिक है, अगर आपको यहाँ पर सारे के सारे शेड्यूल्स को याद करना है, क्योंकि यूपीएससी क्या कर रहा है, आप लोगों से आज कल ये शेड्यूल पार्ट्स के ऊपर सवाल पूछता है। 2023 में इससे सवाल आया है, 2024 में भी यहाँ पर सवाल आया है पार्ट के ऊपर, शेड्यूल के ऊपर। तो ये ट्रिक है, तो इसके लिए एक ट्रिक इस्तेमाल होती है जो कि होती है टीयर ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी से हम यहाँ पर देखेंगे टेरिटरी होता है, ई से एम्बुलमेंट होता है, ए से ओथ एंड फॉर्मेशन होता है, आर से राज्यसभा वगैरह को हम देखेंगे। तो इस तरीके से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने जो शेड्यूल हैं यहाँ पर
उनके सामने इसको लिख लीजिए और आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल हैं आराम से आप इस ट्रिक से उनको याद जो है वो कर पाएंगे। अगर ये ट्रिक आप लोगों को मुझसे बिल्कुल बनी बनाई फ़ोटो के रूप में चाहिए तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर याद से क्या करूँगी, पोस्ट करूँगी अपनी खुद की बुक में जहाँ पर मैंने इसको बनाया हुआ है, सो दैट आप लोग भी उसी तरीके से इसको लिख सकें, बना सकें और समझ सकें। बस हो सकता है कि मैं इसको मिस कर जाऊँ, भूल जाऊँ, तो मुझे याद दिलवा दीजिएगा अगर मैं इसको पोस्ट ना करूँ तो। खैर फ़िलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर बात कर रही है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में हमें बताना है। बताना किसके बारे में है? स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा डिटेल में ही पढ़ा था इसके बारे में। इवन मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बनाया था यहाँ पर कि ये स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर जो है स्वॉर्म मिशन है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ज़रा आप मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ इसरो, नासा एंड जाग्सा। जाग्सा क्या है? जाग्सा यहाँ पर जापान की स्पेस एजेंसी है, नासा हम जानते हैं यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और इसरो हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है। दूसरी स्टेटमेंट बात कर रही है कि ये जो सैटेलाइट बनाई गई है वॉर्म नाम से, इसका जो एम है, इसका जो यहाँ पर लक्ष्य है वो है डिटेक्ट करना और स्टडी करना गामा रेज बर्स्ट को। तो गामा रेज बर्स्ट क्या होती है और उनको डिटेक्ट करना इसका काम है। जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। खैर मैं अगर आपको आंसर बताऊं तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात तो जो स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर है वो एक्चुअली में यहाँ पर इसरो, नासा एंड जाग्सा के द्वारा ना लाकर फ्रेंच और चाइना के द्वारा लाया गया है। तो फ्रांस और चाइना जो है वो मिलकर इसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। अब चाइनीज़ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, खास करके जब हम बात करते हैं स्पेस के बारे में, मिशन के बारे में। जब मैंने आप लोगों को इस मिशन के बारे में समझाया तो साथ ही में हमने बात की थी चैंग 6 की भी। तो चैंग 6 क्या था? चैंग 6 एक स्पेस का ऐसा मिशन था जो कि लूनर मिशन था। लूनर यानी कि मून के ऊपर भेजा गया था। किसके द्वारा इसको भेजा गया था? अगेन जो चाइना है उसने अकेले इसको भेजा है। आज से पहले ये 5 और ऐसे मिशंस को क्योंकि स्पेस में भेज चुका है, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो 6 है इसका इस्तेमाल किया गया है। अब इसी से रिलेटेड हमने जब दोबारा नेक्स्ट डे ये न्यूज़ आई थी तो काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ा था। देखिए ये जो पूरी की पूरी सैटेलाइट बनाई गई थी, इसको मार्च 2C रॉकेट का जो नाम है रॉकेट के अंदर, उसको छोड़ा गया था चिंगचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि साउथ वेस्ट चाइना की शियाचुन प्रोविंस के अंदर है। सैटेलाइट की बात करें तो ये जो सैटेलाइट है इसको लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हम देखते हैं कि छोड़ा गया था। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? हमने बहुत बार समझा है कि हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ अगर कोई घूमेगी चीज़, या किसी भी चीज़ के चारों तरफ जब कोई चीज़ जब घूमती है तो वो क्या होती है? उसका ऑर्बिट होता है कि उसके ऑर्बिट में वो घूम रही है। ऐसे ही जो सबसे नज़दीक होता है, यहाँ पर हम देखेंगे 1000 किलोमीटर तक का, वो क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट होगा। जब हम 1000 से यहाँ पर लगभग पहुँच जाएंगे 2,500 से लेके 8,500 तक, तब हम पहुँच जाते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर। और जब आप यहाँ पर 35,786 किलोमीटर दूर चले जाते हो अर्थ से, तब आप पहुँच जाते हो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। यानी कि अब जितनी स्पीड से हमारी अर्थ मूव करती है उतनी ही स्पीड से यहाँ पर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे ग्रेविटी की वजह से, ये क्या करेगा? उतनी ही स्पीड से घूमेगा। और जब दो चीज़ें एक साथ एक ही स्पीड से चल रही होती है तो एक चीज़ को जो दूसरी चीज़ होती है वो स्टेशनरी यानी कि रुकी हुई, स्थिर नज़र आती है। इसी वजह से इस ऑर्बिट का भी जो नाम है वो ऐसा पड़ा हुआ है। तो 3 भागों में हमने इसको बांटा हुआ है। खैर इसका जो काम है वो बिल्कुल गामा रेज को पढ़ने का है। अब गामा रेज देखिए बहुत सारी रेज होती हैं लाइट की, हमें पता है एक्स रेज होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, विजिबल रेज होती हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो एक्स रेज होती हैं आप वो समझ सकते हैं कि कैसे वो बॉडी के अंदर भी जाके कैसे हमें एक्सरे करके भी दिखाती है। तो ये जो बर्स्ट होता है इसी में से एक होता है गामा रेज। अब ये गामा रेज जो होती है ना, इसके बारे में बात करूँ तो ये जर्नली जब इनका बर्स्ट यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब
फैलती हैं, बस्ट वही होता है, तो इनके एक्सप्लोजन की वजह से होता है। और ये जो इतनी सारी गामा रेज निकल कर आती हैं, ये निकल कर आती हैं जब किसी स्टार का, और वो भी ऐसे छोटे मोटे स्टार का नहीं, जब कोई ह्यूज स्टार होता है, बड़ा स्टार होता है, और जब वो स्टार यहाँ पर एक्सप्लोड होता है, फट जाता है, तब जाके हम देखते हैं कि गामा रेज बर्स्ट उसको बोला जाता है। अब ये जो स्टार्स है, अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो स्टार तो हमारा सन भी है, तो ये जो गामा रेज बर्स्ट हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, बता दूं कि ये सन से भी 20-20 गुना बड़े जो स्टार्स होते हैं ना, उतना ज़्यादा उनके एक्सप्लोड होने पे ये निकलता है, और इसी पे हम देख पाते हैं कि कैसे इससे जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में निकलती है। अब स्वॉर्म क्या करेगा, वो जाके जहाँ पर भी ऐसे बर्स्ट हो रहे होंगे उसको जाकर मॉनिटर करेगा, मतलब समझेगा, हमारे पास वो एनर्जी आएगी वो तो हम समझ पाएंगे ना। तो यही है कि एक्सट्रीमली ब्राइट कॉस्मिक बीम्स निकलती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, और जितनी एनर्जी हमारे सन के अंदर है उससे भी बिलियन बिलियन गुना ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी जो है वो एकदम से निकल कर आती है। ऑब्ज़र्व करने का मकसद क्या हो सकता है इस, अगर मैं मॉनिटरिंग की बात करूँ तो एक तो यही है कि स्पेस के बारे में हम जानें, दूसरा इससे हम जो टाइम के अंदर पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो स्टार्स हैं वो बने होंगे, किस प्रकार से जो यूनिवर्स है वो काम करता है, यूनिवर्स के जो लॉज हैं कुछ उनको हम समझ पाएंगे। तो उन्हीं कारणों की वजह से ये जो सैटेलाइट है उसको यहाँ पर छोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और उससे पहले ही यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है इसको भी मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे ये जो सैटेलाइट है दिखाई देती है। सैटेलाइट यूजुअली एक जैसे ही दिखाई देती है, उनके यहाँ पर आप सोलर प्लेट्स को देख पाते हैं, बीच में आप इस तरीके से सैटेलाइट को देख सकते हैं। खैर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर इकोनॉमी से, क्योंकि PIL और जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर होती है, PSL जो होते हैं, इनके बारे में हमें क्या करना है, समझना है। अब ये कौन करवाता है, ये करवाता है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है। अब हमें बस यही देना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम के अंदर RBI के द्वारा रखा गया। अब ये बैंक्स जो होते हैं उनकी ये जिम्मेवारी होती है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो कोई भी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, खास करके जो यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनको तो 70% जो उनका लोन होता है, पैसा देना होता है, वो एक्चुअली में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को ही देना होता है। खैर RBI इस पे समय समय पे अपनी गाइडलाइन ले आता है कि किस बैंक को कितने परसेंटेज जो अपना है वो यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर 4 सेक्टर्स दिए गए हैं। देखिए इसमें जो सबसे पहले दिया गया है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद हम देखते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट को कि यहाँ पर ये भी दिया जाता है, उसके बाद में है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड एट द एंड यहाँ पर है एग्रीकल्चर। तो इनमें से कौन कौन से जो सेक्टर्स यहाँ पर आते हैं वो ज़रा आप मुझे बता दीजिए। खैर अब मैं आंसर अगर आपको बताऊं तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर इनमें से चारों ही सेक्टर जो हैं वो आते हैं, तो हम देख पाएंगे कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो होती है वो एक रिक्वायरमेंट होती है जिसको RBI एडमिनिस्टर करता है। जो भी बैंक्स होते हैं उनको जो लोन देने होते हैं उसका कुछ परसेंट, किसी को 18% एजुकेशन को देना पड़ेगा, किसी को 10% देना पड़ेगा। तो ये जो परसेंटेज मान लीजिए बैंक के पास में है 1000 रुपये, ठीक है। अब वो क्या करेगा, 1000 रुपये में से उसको कुछ हिस्सा ऐसा भी होगा जो स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए रखना पड़ेगा। अब वो हो सकता है कि 10% हो, 4% हो, या 40% भी हो सकता है। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, यानी कि वो इस पैसे को लोन में नहीं दे सकते हैं। लोगों को लोन में ना दे के क्या कर सकते हैं, अपने पास गोल्ड के रूप में रख लो, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसके रूप में रख लो, उनको खरीद के रख लो, ताकि कल को अगर बैंक को भी पैसे चाहिए हो तो वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे बैंक को या RBI को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे सकता है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1000 रुपये थे, जिसमें से 400 रुपये उसने क्या किए, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में रख दिया। अब ये क्यों रखवा रहा है RBI, कह रहा है कि मेरे पास नहीं रखने, बैंक को खुद अपने पास रखने हैं, ताकि कल को अगर कोई भी क्राइसिस आता है तो बैंक के पास में इतना पैसा हो कि बैंक डूबे ना।
फिर आरबीआई कह रहा है कि आपने यहाँ पर 400 आएगा, नॉट 4000, तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 40% जो है वो इसमें रखवा रहे हैं। फिर आरबीआई कह रहा है कि 6% अब सीआरआर भी दे दो। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। यानी कि अब आपको क्या करना है, इसमें से 40 रुपये ऐसे होंगे जो आपको आरबीआई को जाकर देने हैं, और आरबीआई उसके ऊपर आपको कोई खासा यहाँ पर ब्याज वगैरह भी नहीं देगा। ऑल्दो देता है लेकिन थोड़ा कम देता है जितना अगर आरबीआई से आप लेकर आएगा कोई बैंक लेना चाहेगा, तो कैश रिजर्व रेशो भी रखना पड़ता है। इसके बाद आरबीआई कह रहा है कि अब जितने भी तुम्हारे पास पैसे बचे हैं, कितने बचे हैं हम देख पाते हैं यहाँ पर 590 रुपये बचे हैं, ठीक है। तो इन 590 रुपये में से तुमको क्या करना है कि 20% जो तुम पैसे दोगे इसमें से वो केवल और केवल किसको दोगे? रिन्यूएबल एनर्जी, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ताकि समाज के अंदर भी विकास हो सके। ऐसा ना हो कि कमर्शियल करने के चक्कर में, फ़ायदा देखने के चक्कर में यहाँ पर जो ये सेक्टर हैं ये पिछड़े ना रह जाएं, इसी वजह से आरबीआई ऐसा करता है। तो यही अब आप समझ चुके होंगे कि बैंक के पास जितना भी पैसा है उसमें से जितना पैसा उसके पास लोन देने को बचता है, ताकि बैंक अपनी कमाई करता कैसे है? लोन पे पैसे देता है लोगों को, लोगों से डिपॉजिट लेता है, वो हम देखते हैं जो डिपॉजिट लेता है वो क्या होती है? लाइबिलिटीज़ होती है। यहाँ पर जो लोन में दी है वो आरबीआई की या कोई भी जो बैंक होता है उसके एसेट होते हैं। तो जब वो लोन में पैसा देता है तो लोन के ऊपर क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। उसी इंटरेस्ट से जो उसके सफाई कर्मचारी होते हैं या वैसे जो कोई और सैलरी के ऊपर बैंक में काम कर रहे हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ वगैरह, उनकी सैलरी भी उनको निकालनी पड़ती है, अपना प्रॉफिट भी कमाना पड़ता है और बैंक भी चलाने पड़ते हैं। तो यही सिस्टम होता है, यही सी प्रकार से जो बैंकिंग सेक्टर है वो अपने आप में यहाँ पर काम करता है। तो खैर फ़िलहाल बात करें तो और कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनको यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है उसके अंदर में देखा जाता है। तो यहाँ पर अदर इसके अलावा हाउसिंग भी जो होती है उसमें भी यहाँ पर पीएसएल स्कीम के अंदर उसको माना जाता है आरबीआई के द्वारा, यानी घर वगैरह बनाने के लिए जब आपको लोन देना होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, एमएसएमई जिसको बोला जाता है, तो उनको भी यहाँ पर क्या करना पड़ता है ताकि इंडिया के अंदर जो बेसिकली एक काम है लोगों का जो ज़्यादा पैसे नहीं कर सकते हैं, माइक्रो लेवल पे काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको भी इससे क्या मिल सके? मदद मिल सके। और इसके अलावा 1-2 सेक्टर और होगा, अभी के लिए मुझे केवल ये 6 ही को मैं याद कर पा रही हूँ, तो 6 तो यहाँ पर ये है। अभी इनके टारगेट्स क्या क्या होते हैं, चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बैंक भी तो इंडिया के अंदर कई प्रकार के हैं ना। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं तो बैंक में भी हम कोऑपरेटिव बैंक्स को भी देख पाते हैं, फिर डोमेस्टिक बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, फिर हम देखते हैं यहाँ पर जैसे डोमेस्टिक बैंक होते हैं और फॉरेन बैंक्स होते हैं जिनकी 20 से या 20 से ज़्यादा जो ब्रांचेज़ हैं इंडिया के अंदर में, उनको 40% जो उनका नेट बैंक क्रेडिट है यानी कि लोन है जो उनको देना होता है या उससे हायर, वो क्या करना पड़ेगा? वो उनको देना पड़ेगा यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर। तो मैं जो बोल रही हूँ ना डाटा के हिसाब से कि यहाँ पर जो बैंक है उनको 45% तक है। अब ये कम या ज़्यादा होता रहता है। कैसे होगा? जब भी यहाँ पर आरबीआई की जो पॉलिसी मीटिंग होती होगी वो इसको घटाकर हो सकता है कि सिचुएशन के हिसाब से 30 भी कर दें। अभी के लिए इस साल में 2024 में उन्होंने 40% का जो है वो रखा है यहाँ पर डोमेस्टिक बैंक्स के लिए, 45% रखा है उन बैंक्स के लिए जो यहाँ पर फॉरेन बैंक्स हैं, और साथ में उनकी इंडिया में 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं। अब मैंने बात की थी रीजनल रूरल बैंक्स की, तो आरआरबीज भी इंडिया में है। आरआरबीज और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं जिनका काम ही है रूरल एरिया को यहाँ पर लोन वगैरह प्रोवाइड करना, उनको जितना वो लोन देते हैं उसका 75% जो लोन देना होता है अगेन वो देना होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर। इसके अलावा कुछ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं जिनको यूसीबीज बोला जाता है यहाँ पर। तो क्योंकि ये अर्बन है तो इनको क्या करना है 75% ना दे के 40% जो है वो अपना देना होता है यहाँ पर पीएसएल के अंदर। अब इसे मान लीजिए ये ना दे तो आरबीआई को कैसे पता चलेगा? तो इसी के लिए यहाँ पर PSLCS सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, यानी कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उठाने हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट बैंक के पास में होना चाहिए। अब ये जो PSLC सर्टिफिकेट होते हैं जिसका मतलब है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, ये जो है ये आपको जो आप इशू करते हो किसी प्रायोरिटी सेक्टर लोन को यहाँ पर, तभी आप ये सर्टिफिकेट जो है वो बना पाते हो। तो कोई अगर मान लीजिए आरबीआई ने किसी बैंक को टारगेट दिया था कि उनको इतना करना है,
अब किसी बैंक ने क्या किया कि उन्होंने 40% तो दिया ही, साथ में 10% और ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को दे दिया। तो जितनी उनकी एलिजिबिलिटी थी इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए वो तो उन्होंने पूरी की। इस वजह से अगर वो आरबीआई से पैसा भी लेते हैं तो उनके ऊपर कम इंटरेस्ट आरबीआई लगाता है, उनको पैसा आराम से दे देता है, उनके ऊपर कोई यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ऐसे लिमिटेशंस नहीं लगाई गई हैं। अब कोई बैंक है जिसको 75% करना था, रीजनल रूरल बैंक है, और वो यहाँ पर 75 ना करके 65 ही कर पाया, तो वो क्या कर सकता है, ये 10% जो है इसको भी खरीद सकता है उस दूसरे बैंक से जितने एक्स्ट्रा कमाए थे, ताकि वो भी क्या कर सके, अपने आप में यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो ले सके। खैर चलिए अब नेक्स्ट हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन से हम देखेंगे कि आर्टिकल 3 की यहाँ पर बात हो रही है। हमने काफ़ी बहुत अच्छे से एक्चुअली गहराई में जाकर इस आर्टिकल 3 को भी समझा था, इसका रिलेशन क्या है उसको भी समझा था। फिलहाल हम देखेंगे कि आर्टिकल 3 के बारे में जो बात कर रहा है क्वेश्चन, उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर कह रही है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू रेफर ए बिल contemplating to alter the name of any state to respective state legislature for expressing its view with a specific period। अब ये जो सवाल बना है ना, आप एक मेरी वीडियो देखिएगा न्यूज़पेपर की, जिसका थंबनेल ही जो है वो है केरला से केरलम होने का। तो तब मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई स्टेट जब भी अपना नाम बदलवाना चाहती है या कुछ भी, अगर किसी का नाम यूनियन गवर्नमेंट को भी बदलना है तो उसका प्रोसेस है कहाँ, और वो कहाँ दिया गया था, आर्टिकल 3 में दिया गया था। तो अब यही बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो बिल होता है, किसी नाम अगर किसी स्टेट का चेंज करना है, अगर खुद यूनियन करना चाहती है, वहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर स्टेट यहाँ पर करवाना चाहती है अपना नाम तो चेंज, तो वो क्या करेगी, अपने यहाँ पर एक बिल को पास करेगी, काउंसिल है तो उससे भी पास करवाएगी और सेंटर के पास में भेज देगी। फिर सेंटर उसको देखेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, और फिर उसके बाद अगर वो बिल पास हो जाता है तो नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए सेंटर करना चाहता है, अब ऊपर से नाम चेंज करना चाहता है, झारखंड का नाम बदलकर कुछ और रखना चाहता है, अब क्या होगा, अब ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को एक बिल को रेफर करना पड़ेगा और स्टेट लेजिस्लेचर के पास में भेजना पड़ेगा, ताकि वो कुछ समय के अंत में, झारखंड के पास में ही वो उन्होंने क्या किया कि उस बिल को प्रेसिडेंट के हवाले से भेज दिया गया है। अब उनको स्पेसिफिक टाइम में, हो सकता है प्रेसिडेंट बोले 15 दिन में कर दो, हो सकता है 30 डेज में कर दो, उनको बताओ कि इस बिल को आप पास कर रहे हैं, मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट कहती है, द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड शुड एक्सेप्ट इट। कहती है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्चुअली में बाउंड है, अगर स्टेट यानी झारखंड कहती है कि हम तो अपना नाम बदलवाना नहीं चाहते, तो प्रेसिडेंट को वो बात माननी पड़ेगी। तो आप बताइए इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए खैर अब मैं बताती हूँ, आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओनली वन। वाई ओनली वन? क्योंकि हम देख पाते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि यहाँ पर भेजना पड़ता है, लेकिन जो ये बात है कि प्रेसिडेंट बाउंड है, वो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। आर्टिकल 3 जो होता है वो एक्चुअली में पार्लियामेंट को पावर देता है। 5 तरीके की पावर जो होती है वो आर्टिकल 3 के द्वारा दी जाती है। चलिए ज़रा आराम से इन 5 पावर को समझेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहली जो पावर होती है वो दी जाती है कि यहाँ पर कोई भी न्यू स्टेट जो है पार्लियामेंट के द्वारा वो बनाई जा सकती है। तो अभी हमारी 29 स्टेट है, वो कहेंगे एक दिन 28 है, तो वो कहेंगे कि अब हम इसको 29 और 30 करना चाहते हैं। दैट्स डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट। वो जब चाहे एक नई स्टेट को बना सकते हैं, चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं, चाहे तो किसी को यहाँ पर मिला के भी एक स्टेट बना सकते हैं। अब सेपरेशन का एग्जांपल आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे रिसेंट है वो कौन सा एग्जांपल है सेपरेशन का? सबसे रिसेंट वाला हम देखते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, राइट। 2014 के अंदर इन दोनों स्टेटों को, आंध्र प्रदेश को एक्चुअली सेपरेट करके तेलंगाना एक नई स्टेट बनाई गई थी। तो ये एक रूल होता है। फिर हम आर्टिकल 3 के तहत दूसरा देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी स्टेट का एरिया जो होगा उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब ये जो सिंबल है इसका मतलब है इंक्रीज़ करना, तो यहाँ पर एरिया इंक्रीज़ किया जा सकता है किसी भी स्टेट का।
तीसरा जो यहाँ पर पावर दी जाती है वो यही है कि किसी के एरिया को घटाया भी जा सकता है। अब इंक्रीज़ करने की पावर है तो घटाने की भी होगी, राइट, कम करने की भी होगी। इसके अलावा किसी की बाउंड्रीज जो है उनको अल्टर कर सकते हैं। अगेन उनको क्या किया जा सकता है कि बाउंड्रीज पहले कहीं और से थी, अब उसको कहीं और से कर दिया है, राइट। बाउंड्रीज मतलब यही हो गया कि एक स्टेट है, पहले वो इतनी थी, अब इस स्टेट को या तो इतना भी कर सकते हैं या फिर स्टेट को इतना भी कर सकते हैं, बढ़ा के वो जो यहाँ पर यूनियन को ठीक लगता है वो कर सकता है। ये सारा का सारा जो पार्ट है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट जो है शेड्यूल 7 के अंदर उसी की लिस्ट के अंदर हम देख पाते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किसी भी स्टेट का नाम भी बदला जाता है। तो फिफ्थ पावर कौन सी होती है कि नेम को चेंज किया जा सकता है, जैसे कि केरला अपना करवाना चाहता है। अब आर्टिकल 3 ने इसके रिगार्डिंग में 2 कंडीशन सामने रखी हैं। पहली क्या है कि जो भी अगर कोई भी इनमें से 5 में से कोई भी एक एलिजिबिलिटी यहाँ पर है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे काम के अंदर में एक बिल बनाया जाएगा जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर प्रायर परमिशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट की। बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के आप इस बिल को क्या नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट में। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि प्रायर परमिशन जो होती है वो और किस यहाँ पर अमेंडमेंट के लिए या फिर बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की चाहिए होती है पार्लियामेंट के अंदर। काफ़ी आसान सा सवाल है, तो आप इसका आंसर ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मैं भी देखूं, मैं भी ये सोचूं कि आप लोग जो है वो मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछिएगा तो मैं कल आपको इसका आंसर जो है बताती हूँ। इसके अलावा हम दूसरे अब स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि यही है कि देखिए जब भी कोई भी यहाँ पर रिकमेंडेशन होती है बिल की तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, मान लीजिए पार्लियामेंट में उनको क्या करना है, अभी बिल को प्रस्तुत करना है। पार्लियामेंट में पहले क्या चाहिए, प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, परमिशन देने से पहले वो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के पास में उस बिल को भेज देंगे। अब स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर बोला जाएगा कि उनको अगर अपने कुछ व्यूज़ देने, अपने कुछ विचार देने तो वो बता सकते हैं, लेकिन इतने ही टाइम के अंदर देना पड़ेगा, स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। अब ये स्टेटमेंट ये हो जाती है कि प्रेसिडेंट अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई व्यू देता है तो बाउंड नहीं होता है। बताइए आप कैसे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर प्रेसिडेंट को कोई काम मानने के लिए बाउंड किया जा सकता है। प्रेसिडेंट केवल और केवल एक ही चीज़ के लिए बाउंड है कि वो कैबिनेट की जो बातें होती हैं, काउंसिल की जो बातें होती हैं, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, प्राइम मिनिस्टर की बातों को मानेंगे। अदरवाइज प्रेसिडेंट के ऊपर और कोई ऐसी खासा बाउंडेशन हमें दिखाई नहीं देती है। तो प्रेसिडेंट जो है वो इधर एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इवन हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 4 है वो इटसेल्फ ये डिक्लेयर करता है कि जो भी लॉज यहाँ पर ऑल्टरेशन के लिए बनाए जाएंगे उनमें हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट की जो सहमता होती है या जो उनकी जो हम देखेंगे कि अग्रीमेंट होता है वही क्या माना जाएगा, फाइनल यहाँ पर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े हैं। इसमें भी आपको करेक्ट जो है वो यहाँ पर बताना है। जो क्वेश्चन है वो है तपस UAV के बारे में। खैर तपस UAV क्या है इसको आराम से हम देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इस वीडियो में ना पढ़ाऊँ क्योंकि न्यूज़पेपर में हम वैसे ही बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते ही हैं। खैर इसी वजह से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इजी अब आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ में चलेंगे। पहली स्टेटमेंट कह रही है इट इज़ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल ड्यूरोन। तो ड्रोन की यहाँ पर बात हो रही है। लॉन्ग जो इसकी इंड्योरेंस है, काफ़ी लंबे समय तक ये जो है उड़ सकता है। हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई तक ये जा सकता है। तो तपस UAV क्या ये ठीक है या नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट है कि इसको इंडिजियसली बनाया गया है, यानी कि इंडिया में ही इसको बनाया गया है और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। थर्ड स्टेटमेंट इज़ इट हैज़ द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट प्री प्रोग्राम फ्लाइट प्लेट्स। तो जो मान लीजिए इनको कोई फ़्लाइट लेनी है तो कोई भी फ़्लाइट प्लान्स जो पहले से ही बनाए गए हैं, प्रोग्राम किए गए हैं, ये उसको भी एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड ऑटोनोमसली विद प्रिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी बहुत ही आराम से और खुद ही उसको कर देगा। फ्लेक्सिबिलिटी इसके पास भी है। तो अब बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन जो इसका होगा ओनली 1 ही यहाँ पर आंसर आएगा। क्यों आएगा, सबसे पहले देखते हैं कि तपस UAV है क्या। देखिए तपस का मतलब यहाँ पर एक फुल फॉर्म है पूरी की पूरी। तपस जो होती है उसके T से बनता है टेक्टिकल,
ए से बनता है एयरबोर्न, पी से यहाँ पर मतलब होता है प्लेटफॉर्म, और फॉर ए से अगेन मतलब होगा एरियल, एस से होगा सर्वेलियंस, बियॉन्ड हॉरिजन। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर टेक्टिकल हमने बहुत सोच समझ के इसको बनाया है। एयरबोर्न है, हवा में उड़ने वाला है, प्लेटफॉर्म ऐसा है, एरियल यानी कि ऑब्वियसली हवा में रहकर सर्विलियंस इसको नज़र रखनी है, बियॉन्ड हॉरिजन इस पर पूरा का पूरा नाम है। तो मेल भी इसको बोला जाता है, मेल ड्रोन इसका नाम है। देखिए अब ये जो है ना, ये एक्चुअली में डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टाब्लिश्ड यानी कि ADE के द्वारा। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ये जो है ये किसके द्वारा एस्टाब्लिश किया गया है, ADE के द्वारा, ना कि HAL के द्वारा। तो इसी वजह से स्टेटमेंट 2 जो हो जाती है वो गलत हो जाती है। दूसरी बात, ये तो बात ठीक है कि ये लॉन्ग इंडोरेंस है, लेकिन ये हाई एल्टीट्यूड ना होकर मीडियम एल्टीट्यूड है। तो इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हाई की जगह क्या आना चाहिए था, मीडियम वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगेन यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जगह इसको बनाया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा। तीसरा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि ये सर्वेलेंस के लिए है, तो इसमें पहले से ही कोई चीज़ प्रोग्राम कर दी जाती है, खास करके 24 घंटे पहले भी आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो और फिर वहाँ पर छोड़ दीजिए। अब ये क्या करेगा, 30,000 फीट तक की ऊंचाई पे जा सकता है, 24 घंटे के लिए लगातार फ्लाई कर सकता है। और जो हम जिस काम के लिए इसको बनाया जा रहा है कि तीनों सर्विसेज के काम आ सके, एयरफोर्स में भी हमारा काम आ सके, फिर हम इसमें देखते हैं नेवी में भी काम आ सके, और जो हमारी इंडियन आर्मी है उसमें भी काम आ सके। तो हम देखते हैं इन तीनों के लिए ही इसको ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है, सर्वेलेंस के लिए बनाया गया है, इंटेलिजेंस हमारी जो फुलफिल ये कर सके, उसमें ये दोनों टाइम डे एंड नाइट में काम कर सके, ताकि हमारे सोल्जर्स को नज़र रखने के लिए दूर ना जाना पड़े और जो ह्यूमन रिस्क है यहाँ पर वो कम हो सके। ये सारा का सारा इसका काम है। अब इसकी जो प्रोजेक्ट रेंज होती है वो लगभग 250 किलोमीटर तक की होती है, कि 250 किलोमीटर जहाँ पर आप इसको हैंडल कर रहे हो वहाँ से इसको आगे तक भेज सकते हो। इसके ऊपर बहुत सारे पेलोड भी आप डाल सकते हो, वैरायटी ऑफ पेलोड, जिनकी मैक्सिमम हम देखेंगे 350 kg तक का जो ये वजन है वो बिल्कुल अपने अंदर सहन कर सकता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है अराउंड 225 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बारे में अगर कुछ और बताऊं तो इसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, दूर से बैठ के आप रिमोट से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसमें एबिलिटी है कि ये खुद ब खुद अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को चेंज कर सकता है। इसके अंदर एरोडायनेमिक कन्फिग्रेशन डाले गए हैं। मान लीजिए हवा का रुख एकदम से चेंज हो गया, तो इसके अंदर पहले से ही डाला गया कि तूफान आएगा तो तुमको किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल इसमें होता है, नेविगेशन सिस्टम इसके अंदर डाला गया, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस है कि यहाँ पर बात जो है वो हो सकती है, ये भी बता सकता है, किसी चीज़ को टाइप करके मैसेज भेज सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। अगेन मीडियम एंड लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड्स और जो सिंथेटिक एपर्चर रेडार होते हैं वो भी इसके अंदर डाले जाते हैं, ताकि अगर क्लाउड्स भी आ जाते हैं, बादल भी आ जाते हैं, तो उनके थ्रू भी ये सी कर सके, चीज़ों को देख सके। तो क्योंकि अभी जो एयर इंडिया है, इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को परचेज करने को बोला है कि वो 10 तपस ड्रोन्स हैं उनको यहाँ पर लेकर आए। तो इसी वजह से हमारे लिए इसको समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी के लिए सिर्फ एयरफोर्स के पास में होगा, लेकिन हम तीनों सर्विसेज के लिए भी इसको सोच रहे हैं डिफेंस के अंदर अपने डालने की। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई देता है। वैसे ये छोटा सा ड्रोन ना लग के काफ़ी हेलीकॉप्टर टाइप में लगता है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, क्योंकि ये 350 kg तक का वेट भी यहाँ पर उड़ा सकता है। इसमें बैठने के लिए क्योंकि कोई ह्यूमंस नहीं चाहिए, कोई पायलट इसको नहीं चला रहा है, यही कारण है कि ये ड्रोन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर स्पोर्ट्स से मैंने लिया। स्पोर्ट्स से क्यों लिया है, क्योंकि वैसे तो स्पोर्ट्स से प्रीलिम्स में बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन कोई अगर नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तो उस बिहाफ से हमें उस तरीके से तैयार रहना ही चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं टॉप्स प्रोग्राम के। टॉप्स यानी कि टॉप पे आपको पहुँचना है। टॉप्स की भी यहाँ पर एक फुल फॉर्म है, हर चीज़ के पीछे एक फुल फॉर्म तो होती ही है। तो टॉप्स की अगर मैं बात करूँ तो टॉप्स जो है वो 4 वर्ड से मिलकर यहाँ पर बना है। टी से क्या बनता है, टी से बनता है यहाँ पर टारगेट, ओ से बनता है ओलंपिक, तो ओलंपिक से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं इसके अंदर। पी से बनता है पोडियम और एस से बनती है स्कीम। स्कीम्स काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में पूछी जाती हैं, तो स्पोर्ट्स से आप इस स्कीम को याद रखिएगा कि
टॉप्स जो है वो एक्चुअली में है क्या। तो खैर अब ये पूछता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, वो आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडियाज़ टॉप एथलीट। तो जो भी इंडिया के टॉप एथलीट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करवाना है। कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट कहती है द मिशन ओलंपिक सेल इज अ डेडिकेटेड बॉडी क्रिएटेड टू असिस्ट द एथलीट्स हु आर सिलेक्टेड अंडर द स्कीम। तो एक मिशन इसके अंदर तैयार किया गया है जिसका नाम है मिशन ओलंपिक सेल। द सपोर्ट इंड्यूस मंथली स्टिप्ड ऑफ ₹50,000 फॉर ईच एथलीट्स। जो भी यहाँ पर ओलंपिक के लिए तैयार हो सकते हैं, जा सकते हैं, मेहनत की है, तो उनको हर महीने 50,000 रुपये की यहाँ पर मंथली जो स्टिप्ड होगी वो दी जाएगी ताकि वो लोग ओलंपिक की तैयारी ज़्यादा अच्छे से कर सकें। खैर आप लोग जो है इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जो है वो है आंसर सी, यानी कि स्टेटमेंट जो सी यहाँ पर होगा, ऑप्शन जो सी होगा। सारी की सारी स्टेटमेंट्स ठीक हो जाती हैं। टॉप्स जो है वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बिल्कुल है। इसका जो इंट्रोडक्शन करवाया गया था वो किया गया था 2014 के अंदर, लेकिन तब हम इसको बहुत अच्छे से इम्प्लाई नहीं कर पाए। फिर उसको 2018 में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एक टेक्निकल सपोर्ट टीम बनाई जाए और जो भी टॉप्स एथलीट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाए, मैनेज किया जाए, फिर उनको होलिस्टिक सपोर्ट जो हम दे सकते हैं वो भी प्रोवाइड करवाया जाए। तो जो स्कीम है उसके अंदर एक प्रीमियम जो एथलीट्स होते हैं उन्हीं की प्रिपरेशन करवाने के लिए उन्हीं को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। स्पोर्ट्स के ट्रायल होते हैं ताकि वो जो ओलंपिक्स है उनके अंदर मेडल्स को जीत सके। ओलंपिक्स में हमारे बहुत कम मेडल आते हैं अगर हम कंपेयर करें हमारे पड़ोसी देश चाइना के साथ में भी, जिसमें 70 मेडल्स उनके आ जाते हैं और हम लोग 3-4 में ही खुश हमें होना पड़ता है। तो उसी बिहार से ताकि हम अपना जो स्पोर्ट्स की कैटेगरी है उसके अंदर और बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसी वजह से टैलेंटेड बच्चों को या जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर चुना जाता है, उनको पूरा का पूरा यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। और ख़ास करके इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो रिक्वेस्ट होती है वो यही होती है कि इसके अंदर फ़ॉरेन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इंटरनेशनल कंपटीशन करवाए जाते हैं, इक्विपमेंट, कोचिंग वगैरह सब कुछ मिलता है एक एथलीट्स को। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो एक्चुअली में स्पोर्ट्स के लिए लगभग हर चीज़ के लिए यहाँ पर जिम्मेवार होती है क्योंकि मिनिस्ट्री ही यही है। तो हम देखते हैं कि वही इसके अपॉइंटमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर है और उनका काम ही ये है कि वो हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देख सके। अब हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स कौन से आते हैं? देखिए, जिनमें हमें लगता है कि हमारी कंट्री का मेडल आ सकता है उसमें हम देखते हैं आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग, रेसलिंग। तो ये जो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर 6 स्पोर्ट्स हैं, ये हमने हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स के अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि आर्चरी में पहले गोल्ड मेडल आए हैं, बैडमिंटन में हमारे पास जाने माने नाम है, बॉक्सिंग में हम देख सकते हैं, हॉकी तो ऑब्वियसली नेशनल गेम है, शूटिंग के अंदर भी हमारी जो काबिलियत है वो बहुत अच्छी है, एंड रेसलिंग में भी काफ़ी सारे मेडल हम पहले भी लेकर आ चुके हैं। तो इसी वजह से ये 6 ऐसे स्पोर्ट्स है जिनको इसके अंदर रखा गया है। अब टॉप्स का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया है जिसमें जो पैसे देने हैं उसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम नंबर नहीं डाले गए हैं कमेटी के लिए। तो इस वजह से हम सोचेंगे कि इसमें जो एथलीट्स अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको भी यहाँ पर रख सकते हैं, कोचेज़ की जो संख्या उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो कोई फिक्स्ड ऐसा कोई नहीं किया गया है। अब बात करें मिशन ओलंपिक सेल की, तो बिल्कुल ये सच बात है कि मिशन ओलंपिक सेल जो है वो एक डेडिकेटेड बॉडी क्रिएट की गई है ताकि जो एथलीट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जा सके। अब ये जो सेल आता है ये आता है डायरेक्टर जनरल्स के अंदर। तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के डीजी होते हैं, साई के जो डीजी होते हैं, साई क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हर एक्चुअली स्टेट के अंदर 1 या 2 साई जो है वो मिल ही जाती हैं। मोस्टली 1 साई होती है, उसके अंदर बहुत सारे गेम होते हैं और लगभग सारे गेम उसमें होते हैं करवाने के लिए। उसमें बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी जाती है कि वो आराम से वहाँ पर रह सके, उनका मेस का जो खर्च होता है वो भी गवर्नमेंट यहाँ पर देती है और उनको वहाँ पर रहकर तैयारी करनी होती है। तो ये एक तरीके का हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर एक जैसे कि आप इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से वो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। अब इसकी जो कमेटी है उसकी मीटिंग्स होती हैं और वो भी होती है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर में, या फिर जो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स होते हैं साई के, जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया, उनके साथ में, और वही लोग इसमें काम कर रहे हैं कि इसको अब हम और अच्छा कैसे बनाएं। खैर इसी में देखिए यही एक 98 एथलीट्स है जिनको ऑलरेडी जो है इसमें सिलेक्ट किया जा चुका है
182 टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप बनाए गए हैं ताकि टॉप्स प्रोग्राम के अंदर में इंडिया जो है वो बेहतर अपना रिजल्ट निकाल कर ला सके। इसका जो नारा है वही यही है, एम्पावरिंग इंडियाज़ अमृत पीढ़ी। तो क्योंकि हमारी जो पीढ़ी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कह रहे हैं और क्योंकि 75 ईयर्स हमारे नेशन को बने हुए आज़ाद हुए हो चुके हैं, तो इसी वजह से अमृत काल का इसको टाइम जो लैग है, टाइम लैग हम देखते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा दिया गया है। खैर, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की एक जो क्वेश्चन है, एक न्यूज़ है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बात करता है एक्सरसाइज होप एक्स के बारे में। तो होप एक्स जो एक्सरसाइज है वो एक्चुअली में किस किस के बीच में होती है ये आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो स्टेटमेंट 1 कहती है, क्योंकि ऐसे एक्सरसाइज से सवाल आखिरी बहुत बार एक्चुअली में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, हम देखते हैं कि ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया एंड इजिप्ट के बारे में, है या नहीं है ये आप लोग मुझे बताइएगा। ये कहते हैं कि ये बायलैटरल एंड रीजनल कोऑपरेशन के लिए यहाँ पर प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। अभी इसके रिसेंट एडिशन हुआ था जो कि हलवारा पंजाब के अंदर हमें देखने को मिला था। तो जल्दी से आप लोग मुझे अभी इसका आंसर बता दीजिए। मैंने काफ़ी समय जो है आप लोगों को इसके लिए दे दिया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। तो अभी इसके अंदर जो एयर फोर्सेस की ये जो होपेक्स एक्सरसाइज की गई थी वो करेंटली हम देखते हैं कि इजिप्ट के अंदर भी गए हुए हैं। पहले हमारे यहाँ पे पंजाब में हुई थी, अब इजिप्ट में भी हो रही है। रफाल जो फाइटर जेट्स हैं उसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। 4th जॉइंट एक्सरसाइज जो ये है IAF की, ये यहाँ पर करवाई जा रही है दोनों ही देशों के अंदर में, जो इजिप्ट के अंदर हेल्ड हुई है अभी। और इसका यही जो एम है कि बायलैटरल एंड रीजनल कोऑपरेशन जो है दोनों के दोनों नेशंस के अंदर में उसको हम बढ़ा सकें। और ये हमारी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं एयर फोर्सेस की और इंटर ऑपरेबिलिटी होती है उसको भी क्या करेगी, प्रमोट करेगी, बढ़ाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेस मैत्री मिशन। तो स्पेस मैत्री मिशन की यहाँ पर बात की जा रही है, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज़ ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड USA टू फोस्टर क्लोज टाइज बिटवीन कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंटल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस. It focuses on debris management and sustainability in promoting responsible space operation. यानी कि एक तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये इंडिया और USA के बीच में हो रही है, ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जिसका कारण ये है कि इससे दोनों ही नेशन जो है उनकी कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंटल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पास में आएंगे, उनके अंदर जो टाइज़ हैं, रिश्ते हैं, वो थोड़े और अच्छे होंगे, मजबूत होंगे। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इसका जो फोकस है वो डेब्री मैनेजमेंट के ऊपर है। स्पेस के अंदर बहुत सारी मिशंस किए जाते हैं, प्रोजेक्ट किए जाते हैं, उसकी वजह से जो डेब्री हो जाता है, यानी कि कोई एल्यूमिनियम है वहाँ पे, कोई चीज़ हमने भेजी थी, रॉकेट का कोई टुकड़ा था जो टूट गया है, वो स्पेस में ही रह जाता है, तो वो डेब्री बन जाती है वहाँ पर इकट्ठा होकर, उसका मैनेजमेंट करना है। क्योंकि स्पेस में हम क्यों छोड़ रहे हैं, स्पेस को भी हम कचरे का घर क्यों बना रहे हैं, राइट? तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम वहाँ पर स्पेस के अंदर कोई चीज़ों को भेजते हैं तो उसको अच्छे से मैनेज करना भी हम ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी को इसमें ध्यान में रखने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल स्पेस ऑपरेशन करने की कोशिश की गई है। तो जल्दी से मुझे अब इसका आंसर जो है वो आप लोग बता दीजिए। खैर, इसका आंसर जो है वो एक्चुअली में है ऑप्शन ए, 1 ओनली। तो 1 ओनली, तो क्या 1 स्टेटमेंट ठीक है? नहीं, ध्यान से याद करिए, मैंने आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इनकरेक्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि इसमें इंडिया तो है साथ में, लेकिन इंडिया के साथ में USA ना होकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो हम टाई देख रहे हैं, ये टाइज देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। इंडिया की जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी जो है, जो कि रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए यहाँ पर बनाई गई है, एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड किया गया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में दोनों ही नेशंस के, खास करके स्पेस डोमेन की जब हम बात कर रहे हैं। अब इसका जो एम है वो यही है कि ये सारे के सारे जो कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंटल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर में हमारी जो टाइज़ है उनको और ज़्यादा मजबूत कर सके।
हम देखते हैं कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसके लिए बनाया गया। तो ये क्या है, इट इज़ अ कमर्शियल आर्म। अब ये जो हमारा डिपार्टमेंट है स्पेस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है, तो उसकी एक कमर्शियल आर्म है, यानी कि कमर्शियल चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है। अब ये जो इनकॉर्पोरेट की गई थी मार्च 2019 के अंदर इसको किया गया था, और इसी का काम ये है कि ये अपने खुद की जो सैटेलाइट्स हैं उनको बना सके। तो जैसे DRDO होता है डिफेंस का, हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर उसको देखते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता है जिसके अंदर में यहाँ पर एक कंपनी बनाएगी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसका काम यही है कि हम जो सैटेलाइट है उसको इस तरीके से बनाएं और जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएँ ताकि उनसे पैसे भी लिए जाएँ। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो हम देखते हैं बेंगलुरु के अंदर इंडिया में पाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखें तो अगेन देखिए बहुत सारी डेब्रीज यहाँ पर हो गई है, तो उसको जो ये स्पेस ऑपरेशंस की वजह से इतनी डेब्रीज होती जा रही हैं, उसका खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्पेस में बार बार इतनी सारी चीज़ों को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो उससे नुकसान तो होगा ही ऑब्वियसली। तो इसको मिटिगेट करने के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया। अब इस एग्रीमेंट के अंदर जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो अपने साथ में जो ऑस्ट्रेलिया का स्पेस मशीन है कंपनी की सेकंड ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट 2026 तक उसको स्पेस में भेज देंगे। अब इसके अंदर ये लगभग 450 kg का ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट होगा, जिसमें जो लार्जेस्ट डिज़ाइन बनाया गया है अभी तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसको लॉन्च जो किया जाएगा वो किया जाएगा इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। तो SSLV जो है उसके द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ। तो चेफ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कल की वीडियो में ही मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया था। अब इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। तो इट इज़ ए नीश टेक्नोलॉजी दैट ऑब्सक्यूर्स रडार सिग्नल्स एंड क्रिएट ए माइक्रोवेव शील्ड अराउंड प्लेटफॉर्म्स एंड एसेट, दस रिड्यूसिंग सोलर डिटेक्शन, रडार डिटेक्शन। तो रडार क्या होता है, रडार्स जो होते हैं वो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर अलग अलग जो कंट्रीज़ होती हैं या डिफेंस को, अपनी खुद के डिफेंस को करने के लिए हम किसी को यहाँ पर डिटेक्ट कर पाए, कोई अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर कोई चीज़ आ रही है तो हम उसको क्या कर सके, पहले ही पकड़ पाए। तो ये कैसे होता है, वेव्स की वजह से होता है, राइट। तो वेव्स की वजह से जैसे ही कोई चीज़ उनमें एंटर होती है वैसे ही यहाँ पर रडार पे सिग्नल हो जाता है और हमें वो चीज़ दिखाई देने लगती है। कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी मिसाइल हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनके खुद के सिग्नल होते हैं तो उन सिग्नल को पकड़ लिया जाता है। अब ये कहते हैं कि ये नीश टेक्नोलॉजी है, यानी कि ऐसी ही नीश क्या होती है कि एक प्रकार की टेक्नोलॉजी, एक ही प्रकार की जो उसका इस्तेमाल है चीज़ों का वही उसमें हो सकता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको रडार सिग्नल्स को थोड़ा सा धुंधला बनाने के लिए, उनसे बचने के लिए बनाया गया है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, जो कि है कि इसको जो डेवलप किया है वो किया है DRDO के द्वारा। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि हम इस पर ऑलरेडी कल बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो इसी वजह से मैं सीधा आंसर आप लोगों को बताती हूँ, जो कि है स्टेटमेंट C, यानी कि ऑप्शन 3, जो कि है बोथ 1 and 2। तो बोथ 1 and 2 कैसे हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी ही पता है कि ये जो है रॉकेट के अंदर इसको फायर किया जाता है माइक्रोवेव के उसमें, ताकि क्लाउड में जाके ये क्लाउड के अंदर स्प्रेड हो जाए। अभी न्यूली इसको नेवी को हमारी दिया गया है, ताकि नेवी की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर हो सके, और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है और जो उनको पकड़ लेते हैं, हमारी बातें भी सुन लेते हैं, उसके खिलाफ में हमने क्या किया है, एक शील्ड अपनी तैयार कर ली है। तो माइक्रोवेव्स होते क्या है, चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो पार्ट ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होती है और रेज की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, उसको हम देख पाते हैं 1 से 300 GHz की ये होती हैं। एक माइक्रोवेव ओवन्स की भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ज़रा देखिए आप, इसमें हम देखते हैं ये क्या है, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ यहाँ पर 10⁻³ भी हो सकती है, ये लॉन्गेस्ट होती है 10⁻³। फिर शॉर्टेस्ट की बात करें तो 10⁻⁻12 तक ये चली जाती है। अब जब लॉन्गेस्ट में हम देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं हमें इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं बहुत सारी लॉन्गेस्ट के अंदर भी, क्योंकि हम विजिबल जो रेज होती हैं, वेव्स होती हैं, उन्हीं को यहाँ पर समझ पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं। इवन जब हम 10⁻⁻1 में आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रेडियोज़ वगैरह का इस्तेमाल हो जाता है, टावर वगैरह इससे बन जाते हैं, मोबाइल में इनका इस्तेमाल होता है, रेडियो में इनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि 800 से 900 मेगाहर्ट्ज़ की ये यहाँ पर बन जाती हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए फिर से देखिए कि सबसे पहले जब हम 10⁻³ की बात कर रहे हैं वो 1 तक यहाँ पर रेडियो वेव्स के रूप में जानी जाती हैं। उसके बाद में 1 से 10⁻³ पे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं फिर आती है माइक्रोवेव्स। ये क्या है, लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट कैसे, आप देख लीजिए ना कैसे लंबी लंबी वेव्स ये दिखाई दे रही है हमें। जैसे ही हम इधर जाते जाएंगे वैसे ही इन वेव्स का जो साइज़ है वो छोटा होता जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर आती है इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि यूजुअली रिमोट्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। फिर हम विजिबल लाइट को देख पाते हैं, जो इसका कि यहाँ पर जो है वो है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7। तो इसके अंदर हमारे जो भी विजिबल लाइट होती है वह 7 कलर से बनी हुई वाइट लाइट होती है, तो वो सब जो भी हमें दिखाई देता है वो क्या होता है, विजिबल लाइट के अंदर आता है। फिर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वायलेट भी होते हैं। अब सन से ज़्यादातर अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, तो ये क्या होती है 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ के बीच में, तो यहाँ पर हम अल्ट्रा वायलेट को देख पाएंगे। उसके बाद आती हैं एक्स रेज एंड गामा रेज, जो कि 10⁻⁻9 से लेकर 10⁻⁻13 तक यहाँ पर पहुँच जाती हैं। अब इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, क्योंकि हम माइक्रोवेव्स की ही बात कर रहे हैं, तो देख पाएंगे कि कुकिंग वगैरह में, कम्युनिकेशन में इनका इस्तेमाल होता है। कुकिंग में कैसे कर लेते हैं कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। अब इससे हीट जनरेट हो रही है, बेशक वो माइक्रोवेव में हमें दिखाई ना देती हो कि कहाँ पर वो वेव है, लेकिन वो जनरेट करती है, कुकिंग कर देती है हीट की वजह से। कम्युनिकेशन में हम रेडियोज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट में, रडार सिस्टम में इनका इस्तेमाल करते हैं। फिर मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए, एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए, क्योंकि सारी की सारी वेव्स जो है वो हमें यूनिवर्स से ही तो यहाँ पर मिलती है ना, तो वहाँ से हम उनको समझ पाएँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है उसकी तरफ हम बढ़ गए हैं, जो कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप। तो ये भी हमने जो न्यूज़पेपर हमारा है उसके अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप जो है वो एक्चुअली में है क्या। इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। पहली स्टेटमेंट कहती है, इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ स्पेशलिस्ट विद एम फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ एशियन एलिफेंट इन 13 रेंज स्टेट अक्रॉस एशिया। 13 ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो एशियन एलिफेंट है उसको ग्लोबल एक इनिशिएटिव चलाया गया है, स्पेशलिस्ट को इसके अंदर डाला गया है, ताकि एशिया के अंदर एलिफेंट्स को क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। ये जो ग्रुप है ये रेड लिस्ट अथॉरिटी की तरह काम करता है। रेड लिस्ट कौन बनाता है, IUCN के द्वारा उसको बनाया जाता है। तो एशियन जो एलिफेंट्स है उनके लिए ये काम करता है, और जो रेड लिस्ट असेसमेंट होते हैं उन पे भी ये जो यहाँ पर काम है वो कर रहा है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो ज़रा जल्दी से मुझे जो आप लोग इसका आंसर है वो बता दीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें से यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड जो वो आराम से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट ठीक ही है, पढ़ी है हमने न्यूज़ में। रेड लिस्ट वाली भी IUCN जो है वो कर ही सकता है, तो इसमें कोई ऐसा डाउट वाला 50-50% वाली बात आ गई है। लेकिन अगर इंडिया इसका मेंबर ना हो तो हम ऐसी जो न्यूज़ है उसको इतना इम्पोर्टेंट मानेंगे ही क्यों, UPSC के एग्ज़ाम में वो आएगी क्यों। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली में इनकरेक्ट है। बहुत ही कम ऐसे चांस होंगे कि इंडिया को किसी इंस्टीट्यूशन का मेंबर रहना चाहिए था और उसके ऊपर जो है न्यूज़ यहाँ पर आ गई है और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन गया। अदरवाइज़ जो इंडिया हमेशा मेंबर रहता ही है। तो हम देख पाएंगे क्योंकि करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका आंसर होगा। अगर मैं और कुछ बताऊँ आपको एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप के बारे में, तो मुझे याद आ रहा है कि ये जो ग्रुप है ये एशिया के, खास करके जो हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया के, उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एशियन जो एलिफेंट होते हैं वो वहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इस एरिया में कौन कौन आता है, इसमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसी कंट्रीज़, फिर म्यांमार, ऊपर अगर हम जाएंगे चाइना के पास तो नेपाल, श्रीलंका को भी देख पाएंगे, फिर बांग्लादेश, इधर थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है होगा। अभी आप लोगों ने अगर मैप देखा है तो आप आंखें बंद करके भी इस पूरे रीजन को यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये क्या है, ये यहाँ पर जो एशियाटिक एलिफेंट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा रेंज होती है, वहीं पर एशियाटिक एलिफेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओवरऑल अगर इनके एम की बात करूँ तो इनका जो उद्देश्य है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, ताकि अगर जो एलिफेंट्स होते हैं, खास करके जिनके साथ में प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि एलिफेंट्स के साथ में
ह्यूमन क्राइसिस हो जाता है, ह्यूमंस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कभी कभी क्योंकि जंगल वगैरह कट रहे हैं तो एलिफेंट क्या करते हैं, बाहर आते हैं खाना खाने के लिए, शुगर कैन वगैरह को चुरा लेते हैं फार्मर्स से, जिसकी वजह से फार्मर्स फिर बड़े बड़े स्टेप उठाते हैं। दूसरी बात, इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए जब हमने जो इलेक्ट्रिक यहाँ पर वायर्स लगाई होती हैं कई जगहों पर, ये उससे टकरा जाते हैं। उनमें पावर ज़्यादा होने की वजह से, वैसे तो उनको लगाया गया है कि छोटा सा झटका मिले और ये पीछे की तरफ चले जाए, सेफ़ रहें, लेकिन कई बार वो जो तार होती हैं उनमें से जो पावर है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। कभी कभी ये खुद ही बीमार होते हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से इनका कंजर्वेशन जो है वो करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ़िलहाल इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर 110 ऐसी कंट्रियाँ हैं जो यहाँ पर क्या कर रही हैं, वॉलंटियर कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स, जो ग्रुप है उसके कुछ एक्स ऑफिशियल भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं अलग अलग कंट्री के, उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। मेंबरशिप जो है वो एक बार में 4 साल के लिए ही मिलती है, और उसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो मेंबरशिप की बात हो रही है वो एक्चुअली के अंदर में सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर से हम बात कर रहे थे एशियन एलिफेंट्स के बारे में। तो खैर इनकी जो मेंबरशिप होती है वो मैंने आप लोगों को बताया कि इस ग्रुप में मेंबर बनने के लिए 4 साल की मेंबरशिप एक बार में मिल जाती है, लेकिन फिर उसको रिव्यू किया जाता है दोबारा से कि सही में जिनको मेंबरशिप दी गई है वो ठीक वे थे या नहीं थे। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ एशियन एलिफेंट्स के बारे में भी। तो बोर्नियन जो एलिफेंट होता है वो एशिया का सबसे यहाँ पर स्मॉलेस्ट स्पीशी की तरह हमें दिखाई देता है। सबसे छोटा एलिफेंट हमें पता है बोर्नियन होता है, क्योंकि कहाँ से मिलता है, आइलैंड ऑफ बोर्नियो के। अब बोर्नियो जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट आइलैंड पाया जाता है। मलेशिया और ब्रुनेई के बीच में हम इसको देख पाते हैं। बोर्नियो एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो लगातार थ्रेट में है, क्योंकि यहाँ पर जंगल कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और अदर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो भी इसके प्रति जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है प्रो टेम स्पीकर के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी गलत है यहाँ पर। क्योंकि अभी स्पीकर का इलेक्शन होने वाला था और 3-4 दिनों तक पिछले हफ्ते हमने सिर्फ स्पीकर के बारे में डिस्कस किया, तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी ईजी सवाल मैंने डाला है जिसका आंसर यहाँ पर आप दे पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहली स्टेटमेंट कहती है कि यहाँ पर जो स्पीकर है वो प्रो टेम इज़ अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्रेसिवली यूज़ द टर्म प्रो टर्म स्पीकर। तो पता नहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा हम देख पाते हैं कंडक्टिंग द फ्लोर टेस्ट टू प्रूव द गवर्नमेंट मेजोरिटी इज़ वन ऑफ द ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय प्रो टेम स्पीकर। यानी जो प्रो टेम स्पीकर होते हैं उनको जो फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट की मेजोरिटी को, क्या वो करवाना पड़ता है या नहीं करवाना पड़ता है। जल्दी से आप लोग मुझे जो इसका आंसर है वो बता दीजिए। हम देखते हैं कि इसका जो आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट के बाइस में वो एक्चुअली में यहाँ पर क्या है, 2 स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो ठीक हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट बहुत इजी सी थी, राइट। प्राइम मिनिस्टर किसी का भी अपॉइंटमेंट करता ही नहीं है। अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है वो करते हैं। दूसरी बात, वो इसका अपॉइंटमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो गवर्नमेंट वैसे भी नहीं है। तो दोनों लॉजिक से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट जो है ये बात बिल्कुल सही है कि प्रो टेम स्पीकर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस करके ऐसी टर्म वगैरह का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर रहा है। ये जो प्रो टेम स्पीकर होता है ना, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है फॉर द टाइम बिंग, यानी कि जब तक नई गवर्नमेंट आकर नए स्पीकर का इलेक्शन ना करवा दे तब तक इनको उस समय तक रहना होता है। तो स्पीकर के साथ में हमें क्या याद रखना है कि स्पीकर जो होते हैं वो एक्चुअली में अपने ऑफिस को गवर्नमेंट के ख़त्म होने के साथ में यहाँ पर वैकेट नहीं करते हैं, राइट। तो वैकेट नहीं करेंगे, वैकेट नहीं करेंगे। अगर ये डिसॉल्व हो गई है गवर्नमेंट तो अब क्या होगा कि नया इलेक्शन करवाया जाएगा। लोकसभा का जब नया इलेक्शन होता है तो उसके बाद में हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद में जब कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ है वो सेरेमनी हो जाएगी, तो उसके बाद में यहाँ पर स्पीकर का नए स्पीकर का इलेक्शन करवाया जाएगा और उसी के बाद में यहाँ पर नया स्पीकर आएगा। तीसरी स्टेटमेंट जो आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने
करने के लिए मैंने डाली थी। तो क्योंकि ये न्यूज़पेपर में भी नहीं आई थी तो मैंने, हो सकता है कि आप लोगों को ना भी पढ़ाई हो, इसी वजह से आप लोगों को कन्फ्यूजन इसमें हो सकती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इनको गवर्नमेंट की मेजोरिटी कैसे नहीं होगी। अब ये स्पीकर है, पिछले वाले स्पीकर को यूजुअली प्रोटेम भी किया जाता है। अब स्पीकर है, मान लीजिए हमारे रिसेंट स्पीकर भी और एक्स स्पीकर भी ओम बिरला थे। अब वो स्पीकर क्या रहे हैं, प्रोटेम है। दोबारा से यहाँ पर इलेक्शन हो गया लोकसभा का। लोकसभा के इलेक्शन के बाद में अब ये मेजोरिटी दिखाना कि कौन यहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगा, स्पीकर के सामने ही दिखानी होती है। तो ये काम भी तो गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा ना, ये भी तो उसकी ड्यूटीज़ है प्रोटेम की। इसी वजह से तो उनको स्पीकर की हेड के ऊपर रखा गया, अदरवाइज़ उनका और क्या काम है। तो क्योंकि उनकी मेन ड्यूटी यही है, तो हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 जो है वो यहाँ पर ठीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है पल्लई करनाई मार्शलैंड के बारे में। अभी मार्शलैंड क्या होते हैं उनको हम आराम से समझेंगे। फिलहाल के लिए देखते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, राइट। तो ये जो मार्शलैंड की यहाँ पर बात की जा रही है, एक फ्रेश वाटर मार्श एंड पार्शली श्लाइन वेटलैंड है जो कि यहाँ पर कोची के अंदर सिचुएटेड है, केरला के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। One of the on the western periphery, the marsh is flanked by बुकिंगम कैनल। तो एक कैनल बनाई गई, एक नहर बनाई गई है बुकिंगम नाम से। वो यहाँ पर मार्श को क्या करती है, पानी देती है, मार्श उसमें इस्तेमाल किया जाता है। खैर मार्श क्या होता है, दलदला सा पानी से भरा हुआ जो रीजन होता है उसको मार्शलैंड बोला जाता है। आपको जल्दी से बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक सवाल बनाया जाए। खैर हम देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा, क्योंकि स्टेटमेंट पूछी गई है, तो वो होगा ओनली वन। ओनली वन क्यों हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। देखिए पहली करनाई मार्शलैंड जो है वो एक्चुअली में सलाइन ना होकर फ्रेश वाटर है। तो यहाँ पर आपको इन सारे वर्ड्स में कभी भी अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उनके जो मेन वर्ड्स होते हैं वो आपको हाईलाइट या फिर अंडरलाइन हमेशा करते हुए ही चलना चाहिए। अब आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे इसको, तब आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर सलाइन वाटर है या फ्रेश वाटर है, राइट। ऐसे सोचने की बात यहाँ पर बन जाती है। तो बिल्कुल ये जो है एक्चुअली के अंदर में फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर नहीं होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी गलत इसी वजह से हो गई। ये बात ठीक है कि ये जो कोची केरला में भी नहीं है। फिर दूसरी गलती यहाँ पर हो जाती है क्योंकि ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के चेन्नई में पाई जाती है। 2 कारणों की वजह से ये गलत हो गया। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि हाँ ये सच है कि ये जो आपकी मार्शलैंड की हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली में एक रामसर साइट्स है। तीसरा ऑन इट्स वेस्टर्न पेरिफेरी वाली भी जो है ये गलत स्टेटमेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि बकिंगम कैनल तो है लेकिन वेस्टर्न पेरिफेरी के ऊपर ना होकर ईस्टर्न पेरिफेरी के ऊपर यहाँ पर है, तो ईस्ट की तरफ है। इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। गलतियाँ होंगी तो निराश मत होइएगा अगर क्वेश्चन ना भी ठीक कर पाए हो, क्योंकि गलतियाँ करोगे तभी तो उसको ज़्यादा याद रख पाओगे ना। ज़्यादा समय के लिए आपको लगेगा कि मुझसे गलती भी थी। तो ज़्यादा ध्यान से अब इनकी एक्सप्लेनेशन को सुना करें। खैर ये एक फ्रेश वाटर मार्श एंड पार्शली श्लाइन वेटलैंड है जो कि 20 किलोमीटर साउथ जो चेन्नई है तमिलनाडु, उसमें हम इसको देख पाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये इट इज़ वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग नेचुरल वेटलैंड। तो चेन्नई की सिटी की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है कि लास्ट है, बहुत कम वहाँ पर नेचुरल वेटलैंड बचे हुए हैं। ये एक्वेटिक बफर भी यहाँ पर दिखाता है। अगर कोई भी चेन्नई वगैरह में मान लीजिए फ्लड आ गया तो उसका क्या होगा कि यहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है। ये भी इस वजह से भी ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके ईस्टर्न पेरिफेरी में जो बकिंगम कैनल है उसको लगाया गया है। इसके जो पार्ट्स है वो हम देख पाते हैं कि एक्चुअली में सी लेवल के बिलो है, यानी जो समुंदर है आसपास का उससे भी गहरा ये हिस्सा है और वहाँ पर हम इसको देख पाते हैं कि लो लाइंग बेसिन इसमें क्वालिफाई आ जाता है। हाँ ये रामसर साइट्स है इंडिया के अंदर में। इसका जो डाइवर्स इकोसिस्टम है मार्शलैंड का वो 115 बर्ड स्पीशीज़ को यहाँ पर सपोर्ट करता है। इसमें 10 मैमल्स पाए जाते हैं, 21 रेप्टाइल्स यहाँ पर मिलते हैं। इसमें काफ़ी सारे एम्फीबियंस की स्पीशीज़ हमें मिलती है। हम देखते हैं कि इसमें फिशेस मिलती हैं इसके अंदर, और जो टर्टल्स वगैरह होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, ये सब के सब यहाँ पर पाए जाते हैं। बकिंगम, अगर मैं आपको कैनल के बारे में भी कुछ बताऊं तो बकिंगम जो कैनल है वो एक्चुअली में
96 किलोमीटर लंबी एक कैनल है। फ्रेश वाटर नेविगेशन के लिए इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। ये कोरोमंडल कोस्ट जो है साउथ इंडिया का, जहाँ पर कैकीनाडा सिटी जो है उससे लेकर आंध्र प्रदेश से लेते हुए तमिलनाडु तक आ जाती है। ये कैनल जो है ये 2 नेचुरल बैक वाटर को यहाँ पर मिलाती है, जो कि चेन्नई पोर्ट के पोर्ट पे हम देख पाते हैं। तो बैक वाटर क्या होता है, यानी समुद्र का पानी जब लैंड पर आ जाता है, थोड़ा सा बैक वाटर उसको बोला जाता है कि लैंड पीछे जाना शुरू हो गया और पानी जो है वो ज़्यादा आगे आ चुका है। चलिए थोड़ा सा अब इसकी मैप के ज़रिए भी लोकेशन देख ले, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैपिंग जो है वो मैं आप लोगों की स्ट्रॉन्ग करवा कर मानूंगी ही, ये मेरा पूरा एम है आप लोगों के लिए। तो देखिए तमिलनाडु का जो ये रीजन है, यहाँ पर इस पूरे की पूरी आप स्टेट की बाउंड्री को पहले आराम से देख लीजिए। तमिलनाडु हम देख पाएंगे। इसके बाद में इधर केरला है, वेस्टर्न घाट्स ये जो है मालाबार का कोस्ट यहाँ पर हम देख पाएंगे। यहाँ पर हम कोरोमंडल कोस्ट को देख पाते हैं। तो इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ में ही हम जो ये मार्श लैंड है इसको देख पाते हैं। यहाँ से इसी वजह से जो आंध्र प्रदेश का रीजन है उस तक भी जो कैनल निकल रही है वो यहाँ तक जाती है। खैर पल्लीकरनई मार्श की अगर बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट भी क्यों हो जाती है और इसके क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं। तो ये यही है कि ये स्पॉन्ज ऑब्जॉर्विंग एक्सेस वाटर है, यानी कभी भी अगर चेन्नई की तरफ से कोई पानी जो है वो एक्सेस पानी है और वो बह कर आ रहा है तो ये अपने अंदर उसको ले लेती है। दूसरा, इसके अंदर 54 से भी ज़्यादा जो मैन मेड वाटर बॉडीज़ बनाई गई हैं छोटी छोटी, क्योंकि ये खुद में एक नेचुरल मार्श लैंड है। तो इसके अंदर 54 से भी ज़्यादा छोटी और बड़ी सैटेलाइट मैन मेड वाटर बॉडीज़ को बनाया गया है, जिसमें ये पानी है जो है अपना देती है जब मानसून का महीना आता है और इसके अंदर पानी सरप्लस हो जाता है। हम देखते हैं कि पल्लीकरनई मार्श जो है वो जो फ्लड वाटर होता है उसको भी यहाँ पर कलेक्ट करती है और उसके बाद में जो पानी इसने कलेक्ट किया था उससे जो जब सूखे वगैरह की कंडीशन आती है तो उसमें भी हेल्प करती है। पल्लीकरनई मार्श जो है वो 18 स्पीशीज़ जो इंटरनेशनल कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस के लिए महत्वपूर्ण है उनको भी सपोर्ट करती है, यहाँ पर वो रहती हैं। और इसके अंदर जो IUCN की रेड लिस्टेड थ्रेटन्ड स्पीशीज़ जो है वो भी यहाँ पर बर्ड्स की पाई जाती हैं। खैर थ्रेट की बात करें तो इसमें भी कुछ खतरा है, हम देख पाते हैं। इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है ये लाना पड़ा न्यूज़ में, ये अभी के लिए है। तो कुछ ऐसी इसकी शेप है, अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे बड़ी तो बात यही है कि सिटी जो है चेन्नई की सिटी में ये है और सिटी में 5500 टन से ज़्यादा गार्बेज कूड़ा करकट रोज का बनता है, डेली का। तो वो इसके आसपास डाल दिया जाता है, तो इस वजह से इसमें नुकसान होता है। यहाँ पे जितनी सारी स्पीशीज़ जो रहती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट खतरे की बात है। 2400 से लेकर 2600 टन का जो गार्बेज है वो एक्चुअली में इधर के एरिया जो डंप यार्ड है उसमें डाल दिया जाता है। और पेरुगुंडी लैंडफिल जो है, जो कि यहाँ पर 200 एकड़ लैंड में इस्तेमाल की गई है, उसको 30 सालों से यहाँ पर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वहाँ पर गार्बेज डाला जा सके। तो इसी वजह से ये जो हम मार्शलैंड की बात करें ये अब सिकुड़ता जा रहा है। पहले ये थोड़ा और बड़ा होता था, लेकिन क्योंकि ये एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है, इसी वजह से हम देखते हैं कि ये अब क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, जो कि इसके लिए खतरे की बात है। इंक्रोचमेंट अगेन अगर थ्रेट्स की बात करें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो मार्शलैंड है उसको सालों से यहाँ पर इंक्रोच किया जा रहा है। लोग भी आकर इस एरिया के ऊपर जो इंक्रोच है वो कर रहे हैं। फ्लडिंग की जो इशू है वो भी यहाँ पर होता रहता है। हाइड्रोलॉजी की बात करें तो अगेन जो वाटर है जो नदन साइड की तरफ में यहाँ पर जाता है, पीक मानसून के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके बाद इनसफिशेंट वाटर यहाँ पर रहता है। और डंप यार्ड तो क्योंकि इसको बनाया ही हुआ है, कचरा इसके आसपास में डाला ही जा रहा है, तो अगेन 7-8 साल से इसके साथ में जो एरिया था वो यहाँ पर कम हो गया है। बर्ड्स, आप इन खूबसूरत बर्ड्स को यहाँ पर देखिए कैसे ये मार्शलैंड के आसपास में दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा सा टोपोग्राफी की बात करें तो देखते हैं कि देखिए कैसे यहाँ पर हम माउंटेन्स को देख पाते हैं। माउंटेन्स के अंदर में नदियाँ बहती हुई आती हैं। नदियों में यहाँ पर आपने देखा ब्रिज लगाया गया है मैन मेड। उसके बाद में कुछ लेक्स बन जाती हैं छोटी छोटी, जहाँ से पानी इकट्ठा होकर आ रहा है। उसके बाद में ये नदी जो है बह रही है और ये अपना अलग अलग फ्लड प्लेन जो है वो बना देती है। कभी कभी जब इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये अपना रास्ता बनाती है। फिर यही नदी आगे चलकर क्या करेगी कि ऑक्स बो लेक बनाएगी। क्यों, कभी ये ऐसे बह रही थी, इधर से आ रही थी, फिर इसने एकदम से कभी अपना रास्ता बदला और ये जो रास्ता था ये इसने पीछे छोड़ दिया, तो ये क्या बन गई, ऑक्स बो लेक यहाँ पर बन जाती है। और इन्हीं से थोड़ा बहुत पानी मिलता है मार्शेस को, और जो यहाँ पर स्वैम्प वगैरह बनते हैं, दलदल वगैरह बनते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क यही होता है, देखिए
अभी ये जो मार्शेज होते हैं इसके अंदर जो पेड़ होंगे वो बहुत घने नहीं होंगे, लेकिन स्वैम्प जो होते हैं उसमें ट्रीज़ होते हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो यही वेटलैंड के अंदर, वेटलैंड तो अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें मार्शेज भी आते हैं, स्वैम्प भी आते हैं, तो यही इनका मेन डिफरेंस होता है। वेटलैंड इकोसिस्टम की और भी बात करें तो यही है जिसमें वाटर के अंदर, मतलब वेट मतलब गीला, तो वेटलैंड यानी कि गीला सा जो हर टाइम पे रहता हो, जैसे धान के जो खेत होते हैं उनमें पानी बहुत खड़ा रहता है हर समय में, तो उसको इसी वजह से वेटलैंड की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है कभी कभी। खैर बात यही है कि यहाँ की जो ऑक्सीजन होती है, हम देखते हैं कि इसमें सोइल के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो थोड़ा सा लो होता है। इसके अलावा इसकी हाइड्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी वजह से इनको वेटलैंड कहा जाता है। तो वेटलैंड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? मरून जो होते हैं उसमें कोस्टल वेटलैंड होते हैं, जैसे कोस्टल लगून्स, रॉकी शोल, कोरल रीफ्स। ये मैं आप लोगों को डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ज्योग्राफी आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना एक टॉपिक ऐसा हो जो सवाल के माध्यम से मैं भी आपको समझा दूँ। फिर एस्चुरीज होती हैं जिसके अंदर डेल्टाज होते हैं, टाइडल मार्शेज होते हैं, मैनग्रोव्स होते हैं। उसके बाद में हम रिवराइन भी देखेंगे, रिवराइन जिसके अंदर रिवर और स्ट्रीम्स होती हैं। फिर यहाँ पर लेकुस्ट्राइन होते हैं जिसमें वेटलैंड लेक्स के साथ में एसोसिएट किए गए हैं। फिर यहाँ पर पेलुस्ट्राइन भी हैं जिसके अंदर, जिसका मतलब ही मार्शी होता है, जिसमें मार्शी स्वैम्प्स एंड बॉक्स देखने को मिलते हैं। अब मार्श जो होता है वो मैंने आपको बताया कि पानी का एक बहुत बड़ा एरिया होगा, आसपास में छोटा मोटा घास जो होगा वो ज़्यादा दिखाई देगा। बॉक की बात करें तो एक लेक की तरह होगा और इसके ऊपर जो घास है वो होगा। और स्वैम्प की बात करें तो पानी के अंदर ही ट्रीज़ को हम यहाँ पर बड़े बड़े को देख पाएंगे, यही इनका मेन डिफरेंस है। रामसर कन्वेंशन की इसमें बात हुई है तो रामसर कन्वेंशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अंडर रामसर इंटरनेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन ट्रीटी, तो रामसर जो साइट्स हैं वो वेटलैंड के लिए ही, एक्चुअली में उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं। उसमें बताया गया है कि वेटलैंड जो होते हैं वो यहाँ पर आर्टिकल उसका बोल रहा है फैन, पीट एंड लैंड और वाटर, जहाँ पर नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं, फ्लोइंग भी हो सकते हैं, फ्रेश भी हो सकते हैं, सोल्ट वाटर के भी हो सकते हैं, मरीन का पानी भी इनमें हो सकता है, या फिर ये लो टाइड में भी हो सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा एरिया जो 6 मीटर के दायरे से ज़्यादा उनकी जो डेप्थ है, उनकी जो गहराई है उसको एक्सीड नहीं करता है, वो क्या माना जाता है, वो आता है यहाँ पर वेटलैंड के अंदर में। फिर आर्टिकल 2.1 भी इसके बारे में कुछ बात कर रहा है, जैसे कि इसमें राइपेरियन आते हैं, कोस्टल जोन्स आते हैं, वेटलैंड आते हैं, आइलैंड या कोई और मेरीन वाटर डीपर जो 6 मीटर से ज़्यादा होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको भी हम देखते हैं यहाँ पर लो टाइड एरियाज़ के अंदर में वेटलैंड्स की कैटेगरी के अंदर ही रखा जाता है। अब इसका एक चार्ट भी दिया गया है रामसर कन्वेंशन के ऊपर में। तो मेजर कैटेगरीज यही है, मेरीन के अंदर हम सॉल्ट वाटर ज़्यादा देखेंगे जो कि समुंदर से यहाँ पर अपना ताल्लुक़ रखता है। एस्चुरीज़ के अंदर में हम फ्रेश वाटर के देख पाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो जनरल लोकेशन होती है मेरीन की वो ओपन कोस्ट पे मिलती है। एस्चुरीज़ जो होती हैं वो डेल्टाज या लगून्स में पाई जाती हैं। यानी एस्चुरीज़ होता क्या है, लैंड से जो पानी बाहर आके है लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है समुद्र के पानी से मिलने का, तो बीच का एरिया क्या होगा, एस्चुरीज़ के नाम से जाना जाएगा। फिर इसमें इनलैंड वेटलैंड भी होते हैं, जैसे नदियों के द्वारा बनाए गए, जैसे कि लेक्स के द्वारा बनाए गए, जैसे कि यहाँ पर जो पॉन्ड्स होते हैं उनके द्वारा, तालाबों के द्वारा बनाए गए, तो ये इनलैंड यहाँ पर हम इनको देख पाते हैं। वेटलैंड की अगर बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इनके अंदर पूरे साल इनका कोई ना कोई भाग या फिर ये पूरे तरीके से पानी के अंदर कवर रहते हैं, इसी वजह से इनका नाम भी वेटलैंड ही रहता है। कुछ यहाँ पर हाइड्रिक सोइल इसमें होती है जिसमें सैचुरेटेड का इस्तेमाल है कि इतने समय से यहाँ पर ये सैचुरेटेड हो गई है कि अब इस पानी के अंदर एनारोबिक स्टेट बन चुकी है सोइल की, यानी कोई ऑक्सीजन जो यहाँ पर है नहीं होती है। फिर यहाँ पर हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स मिलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है तो इस कैटेगरी के अंदर क्या होगा, प्लांट्स भी जो होंगे वो नहीं पाए जाएंगे, राइट। तो इसमें जो होंगे इसमें प्लांट्स पाए जाएंगे क्योंकि हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स की हम यहाँ पर बात ही कर रहे हैं। तो देख पाएंगे कि इसको जो है वो एक्चुअली के अंदर में एनारबिक और फ्लडेड एनवायरनमेंट में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी एनारबिक बनने की सिचुएशन के काफ़ी पास जाता है। और फिर हमारा होता है सबसे इम्पोर्टेंट जो कि होता है हाइड्रोलॉजिकल रिजिम, जो कि काफ़ी डोमिनेंट प्रेजेंस यहाँ पर हम वाटर की इसके अंदर देख पाते हैं।
जर्नल टाइप एक्वेटिक मैक्रोफिट्स की अगर बात करें तो इसमें सबमर्जेंट होते हैं, जिसके मतलब ही यही है कि सबमर्ज है। प्लांट्स जो है वो बने तो हुए हैं लेकिन वो पानी के नीचे ही है पूरे के पूरे। उनकी जो रूट्स वगैरह हैं, बॉटम वगैरह है, वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत पानी से ऊपर आ गए हो, क्योंकि रूट्स को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है जड़ों को। अदरवाइज जो पूरा प्लांट्स होगा, जो पूरे ग्रासेस होंगे, वो कहाँ होंगे, पानी के नीचे होंगे। फिर यहाँ पर फ्लोटिंग लीव्ड के पौधे पाए जाते हैं, यानी कि पत्तियाँ जो है उनकी और जो बॉटम है वो क्या कर रहे हैं, फ्लोट्स कर रहे हैं, बह रही हैं वाटर के सरफेस के ऊपर। और जो उनके फ्लावर्स है वो भी यहाँ पर अबव वाटर ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर अंडर वाटर होंगे। इसके अलावा फ्री फ्लोटिंग होते हैं, यानी कि अब इनकी कोई रूट ही नहीं है, पानी के अंदर आराम से बह रहे हैं, इनकी कोई जड़ नहीं है, ऊपर नहीं है, बल्कि वो सरफेस के ऊपर ही फ्लोट कर रही है और एयर से ही जो ऑक्सीजन है उसको ले रही है। इसके अंदर कुछ एमरजेंट भी मिलते हैं, जिसके अंदर हम हेर्बिसिसियस या फिर जो वुडी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को देख पाएंगे, जिनकी वेजिटेटिव पार्ट्स जो हमें काफ़ी है सरफेस से ऊपर ही दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लो लैंड ग्रासेस मिलता है। फिर जहाँ पर वाटर लोग शैलो वाटर है, ज़्यादा पानी नहीं है, तो वहाँ पर भी हम देख पाएंगे छोटे छोटे पौधे हैं। फिर एमरजेंट हमें दिखाई देगा कि काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर लोटस जैसे आप एग्जाम्पल देख पाएंगे कि कैसे उनकी जो लीव्स है वो हमें ऊपर दिखाई देती है, फ्लावर जो है वो ऊपर होता है, तो ये क्या है, फ्लोटिंग यहाँ पर बन जाता है। इसी के अंदर कुछ एग्जाम्पल है, हाइड्रेलिया नाम से कॉन्टेल नाम के पौधे यहाँ पर मिलते हैं। पैरेटो फीदर, पैरेट के फीदर की तरह ये दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरीके से ये पौधे होते हैं। फिर जो फ्लोटिंग लीव्ड प्लांट्स हैं उनके भी एग्जाम्पल सबसे बेहतर तो लोटस का ही यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, और भी ऐसे ऐसे जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। फिर इसी की कैटेगरी में हम अदर जो, जैसे कि यहाँ पर मनी प्लांट्स की जो बेल होती हैं वो भी इसकी कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। फिर यहाँ पर अदर जो प्लांट्स हैं उनको हम देख पाएंगे। कुछ इमरजेंस प्लांट्स हैं जो कि पानी के अंदर तो है लेकिन बाहर निकले हुए हैं, कि नीचे इनका बिल्कुल वाटर है लेकिन फिर भी ये अपने आप को बाहर शो कर रहे हैं। बेनिफिट्स क्या है इन एक्वेटिक प्लांट्स का, इनमें यही है, देखिए, एक तो ये वाइल्ड लाइफ के लिए फूड का काम करते हैं, दूसरा ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये कुछ जो एनिमल्स वगैरह हैं या छोटी छोटी मछलियाँ हैं उनको शेल्टर देती है, रहने को देती है, उनके लिए एज अ प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट का भी काम आता है, कि इसमें से क्या होता है, नाइट्रोजन को ये रिमूव कर देती है यहाँ के आसपास के एरिया के अंदर, और जो वाटर है उसमें से भी, क्योंकि ये प्लांट्स जो है उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, और फॉस्फोरस वगैरह जो होता है जो पानी को पोल्यूट कर रहा है उसको भी ये जो ट्रीज़ होते हैं वो यहाँ पर एक्चुअली के अंदर में रिमूव कर देते हैं। खैर, अब हम आए हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकरेक्ट आपको इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो इनकरेक्ट है। चलिए समझते हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेन लैंड शेरों के बारे में। अभी ये क्या है, मेन लैंड शेरों की हम यहाँ पर बात करें। हिमालयन शेरो एक मैमल है, जानवर है, तो यही स्टेटमेंट पहली कह रही है कि इट इज़ मैमल दैट अपीयर्स बिटवीन ए गोट एंड एंटीलोप। द हॉर्न्स आर ओनली करेक्टरिस्टिक्स इन द मेल्स, के जो मेल होंगे उनकी यही बात है कि उनके जो सींग होंगे, ठीक है। इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN लिस्ट, रेड लिस्ट। द हिमालयन शेरो सब स्पीशीज ऑफ मेनलैंड शेरो लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आपको इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है वो जल्दी से बता देनी है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो जो स्टेटमेंट यहाँ पर होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑप्शन सी। क्यों हो जाती है ऑप्शन सी, क्योंकि ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर ना आते हुए वनरेबल कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं। तो इसी में आप ऑब्वियसली गड़बड़ जो है वो कर सकते हैं क्वेश्चन बनाते समय। खैर, मैमल तो है, ये मैमल भी है, चलिए देख भी लीजिए। कुछ इस प्रकार का जो मैमल है ये दिखाई देता है, वनरेबल मैमल है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इसको कोई खतरा ही नहीं है। गोट जैसा भी दिखाई देता है, एंटीलोप जैसा भी दिखाई देता है, उनके बीच से की कैटेगरी का ये हमें दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं कि इसको ऊंचाई पे रहना पसंद है। 2000 से लेकर जो 3000 मीटर की ऊंचाई का एरिया है, 2 से 3 किलोमीटर की एलिवेशन, उस पर ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर ये जो एनिमल पाया जाता है वो हिमालयन बेल्ट के ऊपर ही हमें मिलता है। तो हिमालयन बेल्ट कहाँ कहाँ पे है, यानी कि सदर्न चाइना, और उसके अलावा हम देख पाते हैं सुमात्रा जो रेंज है वहाँ पर भी हम इसको देख पाएंगे। तो चाइना एंड सुमात्रा रेंज के ऊपर। इसके अलावा इसकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। एक जगह पे ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रुप में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। इनको आइसोलेशन का लाइफ जीनी जो है वो पसंद है। तो आइसोलेशन
आइसोलेशन की लाइफ ये पसंद करते हैं। अब क्योंकि एनिमल्स के बिहेवियर के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स में यूजुअली पूछे जा रहे हैं, तो इसी वजह से हम इनके बिहेवियर को भी जो है यहाँ पर स्टडी जरूर करेंगे। इनका डिक्लाइन का कारण क्या है? पोचिंग। तो इनकी पोचिंग जो है वो काफ़ी होती है। वैसे मोस्टली जो एनिमल्स हैं उनको सबसे बड़ा खतरा यही है कि उनके लिए उनको मारकर बेचने के लिए उनकी पोचिंग की जा रही है, तो इसी वजह से इनका क्या हो रहा है? डिक्लाइन इनकी पॉपुलेशन में देखा जा रहा है। इनके जो हॉर्न्स होते हैं, ये जो हॉर्न आप 2 देख पाएंगे, यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो मेल होंगे उनको ये हॉर्न्स होंगे, और वो जो मेल्स के हॉर्न होंगे वो कैसे होंगे? लाइट कलर के होंगे। लगभग 6 इंच इनकी लेंथ होती है, और ये थोड़े से आप देखेंगे कि पीछे की तरफ में कर्व्ड है, बैक की तरफ में थोड़ा सा पीछे की तरफ कर्व्ड की जैसे दिखाई देते हैं। इनकी 3 स्पीशीज़ होती है। जापानी, एक जैपनीज शैरो होता है, एक रेड शैरो होता है, एक ताइवान या फिर फॉर्मन शैरो होता है। हमने कुछ दिनों पहले बहुत ही डिटेल में एक राइनोसोरस के बारे में भी पूरा का पूरा पढ़ा था कि कैसे राइनोसोरस भी जो होते हैं वो 5 ही टाइप के पाए जाते हैं, जिसमें हमने सदर्न अफ्रीका की बात की थी, फिर उसके बाद केन्या के एग्जाम्पल की बात की थी जिसमें हमने ब्लैक एंड वाइट राइनो की बात की। उसके बाद हम ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो कि इंडिया में पाया जाता है, फिर एक लेसर वन हॉर्न राइनो होता है जो कि हम देखते हैं सुमात्रा रीजन में पाया जाता है, और एक जावा में पाया जाता है, तो इसी रेंज में मिलते हैं। ऐसे ऐसे जो जानवर हैं, ऐसे ऐसे जो एनिमल्स हैं जिनकी रेंज काफ़ी ऐसे सिमटी हुई है और काफ़ी इंडिया के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे की आपको याद रखनी ही चाहिए, राइट। तो जैसे इनकी भी रेंज अब आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा है ही नहीं, है 3 ही तरीके के हैं। जापान में मिलते हैं, रेड शोरो मिलता है, और ताइवान के एरिया में मिलता है, और खासकर हिमालय में ही पाया जाता है। जो रेड शोरो वो कहाँ पर मिलेगा? हमारे इंडिया में ही मिलता है, ईस्टर्न इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये अब हमें क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए। इंडिया में अगर मैं इसको और भी बताऊं तो ये इंडिया में क्योंकि वेस्टर्न एरिया में और हिमालय में ही मिल रहा है, तो इसी वजह से कहाँ पर मिलेगा? असम के अंदर। बिल्कुल सही गैस किया अगर आप लोगों ने किया भी हो तो रिसेंटली ये जो रायमोना नेशनल पार्क है उसमें ज़्यादा हमें देखने को मिले थे, राइट है। तो रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है? असम के अंदर। उसकी भी मैं आपको लोकेशन जो है वो दिखाऊंगी। फ़िलहाल के लिए आपको इसको याद जो है वो कर लेना है। खैर, इसके बारे में और कुछ बात करें तो आई थिंक ये भी जो लास्ट पॉइंट था कि ये हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 के, उसके शेड्यूल 1 के अंदर इसको लिस्ट किया गया। और शेड्यूल 1 में कौन कौन से एनिमल्स लिस्ट किए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनकी सख्त मॉनिटरिंग करनी है, जिनका कंजर्वेशन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। हिमालयन जो शैरो है वो हिली फॉरेस्ट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लगभग 300 मीटर की ऊंचाई के अंदर। उनको विंटर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद होता है। असम के अंदर में चले तो बिल्कुल यहाँ पर जब आप बीच में देख पाएंगे तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे? रायमोना नेशनल पार्क को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पूरी की पूरी लोकेशन जो है इसकी है। भूटान पे आप इसको याद रखेगा कि भूटान के बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल बीच में हमें क्या लगाना है? रायमोना नेशनल पार्क को लगा देना है। चलिए, इसका जो मैंने अभी आपको हैबिटेट का एरिया बताया कि ये इसी रीजन में पाया जाता है, तो ये अब आपको याद रखना है। ये जो हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हम बात करें चाइनीज़ जो शैरो है उसके बारे में। फिर यहाँ पर जापानीज़ एरिया में भी थोड़ा सा पाया जाता है, तो जापान के अंदर भी जो जापानीज़ है वो मिलेगा। और जो ये आप रेडिश और ब्लूइश यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कौन सा है? यहाँ पर हम रेड शैरो को देख पाते हैं, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया है ना। आज के लास्ट शायद हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है, मैपिंग का है। लेक बोगोरिया जो कई भी देखी जाती है, तो ये एक्चुअली में है कहाँ पे? जल्दी से मुझे बता दीजिए कि लेक बोगोरिया जो है वो कहाँ पे है। तो क्या ये ग्रेफ्ट रिफ्ट वैली जो कि अफ्रीका के रीजन में वहाँ पे है, योसेमिते वैली, कागन वैली या काला लो वैली, इनमें से कौन सी ऐसी घाटी है जहाँ पर ये पाया जाता है? अगर मैं आपको एक हिंट देनी चाहूँ तो हिंट देती हूँ कि इस अभी जो ये लेक मैं लेकर आई हूँ वो उस कंट्री से लेकर आई हूँ जो मैंने मैपिंग में आप लोगों को 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर में बहुत डिटेल में जाकर बहुत पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन उसकी दी थी कि ये क्या कंट्री है, कहाँ पे है, क्या बॉर्डर है, इसका क्या पॉलिटिकल स्टेटस है, सब कुछ मैंने आपको उसके बारे में पढ़ाया था। तो ज़रा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में।
खैर चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। ये मिलती है हमें ग्रेट रिफ्ट वैली के अंदर। ग्रेट रिफ्ट वैली में भी क्यों मिलती है? क्योंकि केन्या के अंदर ये जो है ये पाई जाती है। अब केन्या एक ऐसी कंट्री है जो हमने देखा था कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक टैक्स से रिलेटेड जो हाइक की थी वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो इसी से सोचा कि ऐसे ही सवाल यूपीएससी पूछता है, न्यूज़ कुछ होती है और उनको पूछना कुछ और होता है। तो चलिए समझते हैं लेक बोगोरिया के बारे में। ये एक अल्कलाइन सोडा लेक है, यानी कि बेसिक है, इसमें जो नमक वगैरह है वो ज़्यादा नहीं है, फ्रेश वाटर ही है। इवन हमने ये भी देखा था कि विक्टोरिया लेक भी जो इसके आसपास ही की पड़ती है वो भी फ्रेश वाटर हमने देखा था। तो खैर ये यहाँ पर लेक है। अब इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से मतलब दिया गया है, स्टेटस जो है इसका वो दिया गया है। इसके बारे में और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है। तो IBA भी जो है वो हम यहाँ पर देख पाते हैं, बायोडाइवर्सिटी एरिया इंटरनेशनल। इसके अलावा इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत रिच है। बायोडाइवर्सिटी एरिया इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ मिलेंगी। इसमें 300 से ज़्यादा वोटर स्पीशीज़ हम देख पाते हैं, जो वोटर बर्ड होते हैं 300 से ज़्यादा वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा और भी इसमें पॉपुलेशन है, जैसे 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो हर साल आते हैं। इसमें लेसर फ्लेमिंगो को भी हम जानते हैं। फ्लेमिंगो के बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि कैसे फ्लेमिंगो जो कि यूजुअली हम जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के तट होते हैं, कोस्ट होते हैं, उन पे उसको देख पाते हैं। पिंकिश कलर का बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है जो हमारे खुद इंडिया में महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटका के अंदर जो हमारी लेक्स है वहाँ पे आते हैं माइग्रेशन करके, वो वहाँ पे अपने बच्चों को जन्म भी देते हैं। तो खैर न्यूज़ को ज़रा ध्यान से सुना करिए। लेक जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि स्टेबल वाटर लेवल रहता है, इसीलिए यहाँ पर सूखे वगैरह के टाइम में भी ये काफ़ी काम भी आती है। और इसका जो लेवल है वो केवल और केवल ड्रोट में ही यहाँ पर सूखता है। एरिया जो है वो यहाँ पर तुगुन और जेम्स पेस्ट्रोलिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा इनहेबिटेट किया जाता है। तो वही यहाँ पर क्या करते हैं, रहते भी हैं और उनके जो जानवर हैं उनको ग्रेज कराने के लिए, चरवाने के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। इसके अलावा इस एरिया के अंदर गीजर्स पाए जाते हैं। तो गीजर्स क्या होते हैं, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है, आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा क्योंकि वल्कोनिज्म जब पढ़ा है मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था तो वहाँ पे गीजर्स भी जो है वो आते हैं। देखिए गीजर्स क्या होते हैं, धरती से निकलने वाला गर्म पानी के छुहारे, ऐसे फवारों के रूप में ये क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और बहुत वार्म वाटर इसमें होता है। बहुत कम जगह गीजर जो है वो देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में। तो इस केन्या कंट्री के अंदर भी हम उसको देख पाते हैं। तो आई होप आपकी मैपिंग इससे अच्छी खासी हो गई होगी। चलिए थोड़ा सा आप मैप की मदद से भी इसको देखते हैं कि ये जो अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट है इसमें हम केन्या को देख पाते हैं। केन्या एज अ कंट्री के अंदर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि कैसे लेक विक्टोरिया इसकी बॉर्डर के ऊपर है, बिल्कुल बाउंड्री से ऊपर युगांडा, नीचे तंजानिया को हम देख पाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसके बीच में कैपिटल के पास में लेक बोगारिया भी है। लेक नकारू इसकी एक और इम्पोर्टेंट लेक है और लेक एलिमिंताइता यहाँ पर तीसरी लेक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास बड़ी जो लेक है वो तो विक्टोरिया के नाम से ही आपको इसको जानना चाहिए। और अच्छे से देखें तो लेक बेरिंगो जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। माउंटेन जो इसका है उसमें संभारू केन्या, माउंट केन्या यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। जैसे हमारा यहाँ का क्या है K2, तो इसी प्रकार से यहाँ का केन्या की बात करें तो माउंट केन्या, माउंटेन केन्या के नाम से ही ये फेमस है, वही इसका सबसे हाईएस्ट है। इधर अगर इसकी बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर इंडियन ओशन के साथ में इसकी बाउंड्री लगती है। और अगर मैं केन्या की बात करूँ तो सोमालिया के साथ में इसका बॉर्डर टच होता है इधर की तरफ, और ऊपर इथोपिया के साथ में होता है। फिर इधर हम सूडान के साथ में देख पाते हैं या युगांडा के साथ में देख पाएंगे, नीचे तंजानिया के साथ में भी देख पाते हैं। खैर फ़िलहाल यहीं पे हमारी जो ये सीरीज़ थी आज के टेस्ट की वो ख़त्म हो जा रही है। अच्छे से आराम से टेस्ट दीजिए, हताश बिल्कुल मत होइएगा। जितने भी मार्क्स आए हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, मुझे पूरा पता है। और बस ध्यान से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। 50% से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो सच में आप बहुत अच्छा कर रहे हो और लगे रहिए, रुकिए मत। फिर आपको 50% से ज़्यादा अगर स्कोर यहाँ पे कर रहे हो और अगर आप नहीं रुकते हो, क्वेश्चन आंसर कंटिन्यूअसली करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, समझते रहते हो, तो फिर आपका प्रीलिम्स 2025 होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो मैं टारगेट्स देती हूँ 6-7-8 घंटे की स्टडी उस पर भी दे दिया करें और बस लगे रहिए। खैर कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।